सॉसर शेप, तस्तरी नुमा का मतलब है तस्तरी जैसा, राइट, प्लेट जैसा, जो कप प्लेट वाली प्लेट होती है ना, ऐसे करके और थोड़ा अंदर गड्ढा बना होता है ना, तो इस तरह का मतलब है तस्तरी नुमा। नहीं पता कई लोग मंगल ग्रह से आए, मतलब इतनी हिंदी समझो आप लोग, नहीं तो फिर कई बार समस्या है। अम्लीय लावा उद्गार का संबंध अभिसारी प्लेट किनारे से, जबकि क्षारीय लावा का संबंध अपसारी प्लेट किनारे मेंटल रूम से है, समझा दीजिए। अब देखो क्या, यहाँ पर जब अभिसारी प्लेट किनारा होता है तो यहाँ पर प्लेट नीचे जाती है। जब प्लेट नीचे जाती है तो कौन सी प्लेट जाएगी, या तो ओशियानिक होगी या तो कॉन्टिनेंटल होगी। ओशियानिक होगी तो भी या बेसाल्ट होगी, और अगर जब बेसाल्ट पिघलेगी और बेसाल्ट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सिलिका कंटेंट 52% से ज्यादा हो जाएगा, राइट। अभी डिपेंड करता है कि यह कितनी मोटी कहा जाए कि महाद्वीपीय प्लेट पे आ रही है या महासागरीय प्लेट पे आ रही है। तो जब भी सिलिका कंटेंट ऊपर बढ़ेगा तो अब यह क्षारीय नहीं रह जाएगा, या तो इंटरमीडिएट या फिर एसिडिक की तरफ जाएगा। तो इंटरमीडिएट भी एसिडिक के करीब होता है, या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट जाएगी तो यह ग्रेनाइटिक है। तो इसमें तो बिल्कुल श्योर है कि जो कुछ भी बनेगा तो वह अम्लीय ही होगा। तो अभिसारी प्लेट किनारे में यहाँ पर जब भी कोई प्लेट जाएगी और बाहर लावा अगर आएगा तो वह लावा हाईली सिलिका कंटेंट होगा, और जिसमें सिलिका कंटेंट हाई हो जाता है वह अम्लीयता की तरफ जाती है। इसलिए यहाँ पर अम्लीय लावा का संबंध किससे है, अभिसारी प्लेट किनारे से, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पर जब ये प्लेट है और यहाँ पर ये इधर मूव करेगी तो अंदर यहाँ पर अपसारी प्लेट किनारा, पेरिडोटाइट चट्टानें जो नीचे हैं इन पर ऊपर से पड़ने वाला दबाव कम हो जाएगा, तो इनके कई खनिज अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे और वो पिघलने लगेंगे। और जब भी यहाँ पर पेरिडोटाइट पिघलेगी या पेरिडोटाइट का आंशिक गलन होगा, तो चूंकि पेरिडोटाइट में सिलिका 45% से कम है, अगर ये पिघलेगी और कोई भी सिलिका आएगा तो कंटेंट 45% से कुछ ज्यादा हो सकता है, और 45% से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये अपसारी प्लेट किनारा। इसी तरह अगर मेंटल प्लूम से कुछ आ रहा है तो वो भी पेरिडोटाइट के आंशिक गलन का परिणाम है, और यहाँ भी पेरिडोटाइट पिघलेगा तो जो लावा आएगा वह क्षारीय ही होगा। तो इस प्रकार अम्लीय लावा का संबंध जो है वह अभिसारी प्लेट किनारे से, और क्षारीय लावा का संबंध जो है वह अपसारी और मेंटल प्लूम से है। दंड चुंबक को एक बार पुनः समझा दें, ठीक। दंड चुंबक एक दंड के आकार का होता है, और जैसे चुंबक के गुण होते हैं इसलिए दंड चुंबक कहते हैं। परिभाषा समझते हैं। और हम दंड किसे कहते हैं, जिसमें चौड़ाई की तुलना में लंबाई ज्यादा हो, दैट इज नोन एज बार, ठीक है ना। तो यहाँ कोई भी ऐसा मैग्नेट जिसमें चौड़ाई की तुलना में लंबाई ज्यादा है और वह चुंबक की तरह व्यवहार करे, मतलब उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का हमको दिख जाए, तो इस प्रकार के चुंबक को बार मैग्नेट या दंड चुंबक कहते हैं। और इसी तरह की स्थिति पृथ्वी शो करती है, यद्यपि उसमें ऐसा नहीं है। इसका भी एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, एक साउथ मैग्नेटिक पोल है, जो कि एक बार मैग्नेट जैसा प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का मैग्नेट बार मैग्नेट कहलाता है। हाँ, ज्वालामुखी लिस्ट आ जाएगी, एक दिन लग रहा है क्योंकि कुछ नए ज्वालामुखी वेट करने हैं। वोल्केनिक डोम देख लेते हैं एक बार। ज्वालामुखी गुंबद देखो, ज्वालामुखी गुंबद कब निर्मित होता है, जब यहाँ पर अगर ज्वालामुखी छिद्र से यहाँ पर अगर खूब एसिडिक मैग्मा आए, लेकिन बहुत तेज उसमें विस्फोट ना हो, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए। एसिडिक मैग्मा जो आ रहा है वह बहुत धीरे धीरे आ रहा है, पीछे से जो गैसेस हैं वो बाहर निकलने की प्रक्रिया में इसको फुला देती हैं, इसमें डोम जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसमें जो लावा का जमाव होता है वह एक गुंबद नुमा रूप में हो जाए। तो यहाँ मुख्यतः यह निर्मित होता है श्यान लावा, और श्यान लावा में जो गैसों के प्रभाव से यहाँ पर जो मैग्मा जो लावा गुंबद नुमा रूप में आता है, उसे हम यहाँ पर ज्वालामुखी गुंबद कहते हैं। जब आकार बहुत विस्तारित हो तब हम इसे क्यूमुलोडोम कहते हैं। क्यूमुलोडोम कभी कभी होता है यहाँ पर कि यहाँ पर निर्मित हो जाता है, अगर क्रेटर और यहाँ से मैग्मा निकले और छोटा सा गुंबद बन जाए, यहाँ पर छोटा सा गुंबद, तो हम इसे थोलाइट कहते हैं। थोलाइट क्रेटर में बनता है, और यहाँ क्रेटर का निर्माण नहीं होता है। और जब यहाँ पर इस तरह से आ जाए, लगे कि जैसे कोई प्लग है, किसी प्लग जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर लगता है, तब हम इसे प्लग डोम कहते हैं। इसमें मैग्मा की मात्रा थोड़ा कम होती है, इसलिए यह विस्तार लावा की मात्रा थोड़ी कम होती है, इसलिए इसका इनकी तुलना में विस्तार नहीं होने पाता है। तो जब कभी ज्वालामुखी छिद्र या क्रेटर में एकत्रित होकर श्यान मैग्मा गुंबद नुमा संरचना का निर्माण करता है, तो हम उसे ज्वालामुखी गुंबद कहते हैं। इसमें इतना तीव्र उद्गार नहीं होता कि विस्फोट होकर के सब इधर उधर फैल जाए, वो वहीं पर क्या है, एक्यूमुलेट हो जाता है, राइट। तो हर वोल्केनो में कहा जाए कि गैसियस कंटेंट, गैसों का कंटेंट वगैरह डिफरेंट होता है। तो कहीं अगर ये कंडीशन हो जाए तो डोम का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, ठीक। हाँ, दो भाग में, दो जगह पे काटते हैं, दो जगह ऐसे है। ये मतलब क्वेश्चन है कि विस्फी चुंबकीय रेखा भौगोलिक चुंबकीय रेखा को दो जगह से काटती है। तो ये भौगोलिक विषुवत रेखा होगी। यहाँ चुंबक ऐसे रखा है, अगर चुंबक ऐसे रखा है, इसके जो चुंबक हम मान रहे हैं काल्पनिक, उसको 20 से दो भागों में विभाजित करें तो वह रेखा ऐसे जाएगी ना, ऐसे एक जगह यहाँ काटेगी, पीछे आएगी, एक जगह काटेगी, पीछे काटेगी, फिर ऊपर आ जाएगी। तो कितनी जगह काट रही है, दो जगह काट रही है। ग्लोब नहीं करना है ना, चलो कोई होना जरूरी भी नहीं, बिना ग्लोब के ही एग्जाम निकलता है। हाल के कुछ वर्षों में पृथ्वी के क्षोभ मंडल से बादल फटने की घटनाएं, चलो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ठीक है। बादल फटने से क्या तात्पर्य, यह कब कैसे होता है, यह कब होता है। गुरु हमें पता है कि यह प्रसंग जलवायु विज्ञान से जुड़ा है, जो भी पढ़ना बाकी है, पर महोदय जो जिज्ञासा ही का जो अपनी सीमा को तोड़ करना है, और बेटा वो टीचर ही क्या सब कुछ बता दे, जो टाले ना, है ना। लेकिन चलो बता देता हूँ, थोड़ी सी बात कर देता हूँ यहाँ पर। जब कभी किसी भी स्थान पर 100 मिलीमीटर पर आवर से अधिक वर्षा हो जाती है, यह वर्षा बादल का फटना या मेघ प्रस्फोट कहलाती है। यह अकस्मात वृहद स्तर पर होने वाले संघनन का परिणाम होती है, ठीक है। तो बादल में बादल नहीं फटते हैं कि बादल फट गए, वो फटेंगे क्या। तो यहाँ पर वर्षा के स्तर के आधार पर हम तय करते हैं बादल का फटना 100 मिलीमीटर पर आवर, ठीक है। अब चलो बाकी वहां पे क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे। अब हम लोग क्या लिख रहे थे,
अच्छा ये हाँ ये हो गया। हाँ प्लीज, आपकी चिट्ठी नहीं पहुंचती फिर क्या बात कर, आज आप आए नहीं, हम तो आपका वेट कर रहे थे, तो आप आए क्यों नहीं आज? तो एक क्लास के बाद निकल जाइए आज, तेज बोलो, शांत शांत शांत। अच्छा अच्छा, एनिमल रेन एंड स्टोन। एनिमल रेन देखो क्या होता है, अब ये भी एक्चुअली क्या है, ये सारी चीज सब डिपेंड करता है कि आपने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्या वाटर स्पाउट, वाटर स्पाउट आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है? कभी कभी जलीय क्षेत्र में लो एयर प्रेशर के सहारे जल के स्तंभ का निर्माण होता है। जल के स्तंभ का क्या होता है, निर्माण होता है, और इसे वाटर स्पाउट कहते हैं, और यह चक्रीय प्रक्रिया होती है। तो इसमें यहाँ से कई मछली, केकड़ा, ये सब क्या है, इसमें फंस जाते हैं, राइट। और इसके ऊपर ट्यूबा क्लाउड बनते हैं। ट्यूबा क्लाउड आप जानते होंगे क्या होता है, तो यहाँ पर वो ट्यूबा क्लाउड बनते हैं, और ये ट्यूबा क्लाउड जब बर्स्ट होते हैं तो तब यहाँ पर इन सबका क्या है, बाहर आगमन हो जाता है, राइट। यह रेन क्या है, एनिमल रेन, ठीक है ना। तो हाल के समय में यह देखा गया, ठीक। हेल स्टोन वगैरह आ जाए तो हेल स्टोन रेन है, लेकिन आप तो समझ पाओगे, कहाँ बात करेंगे, वो दूसरी प्रक्रिया है, थोड़ा सा वो इलाके इलाके पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो इस तरह वाली प्रक्रिया वो डिफरेंट है, लेकिन वो हम जब उसमें आ जाएंगे, उसमें क्लाइमेटोलॉजी में, तब हम वहाँ बताएं, ठीक है ना। अब एक बात याद रखो, कल से मैं हर क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ। आप जो मैं टॉपिक प्रीवियस डे पढ़ा चुका हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके डाउट हैं, वो डाउट आप यहाँ सामने रखेंगे, उन पर मैं आपके मेरिट के हिसाब से डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है या नहीं। मैं इसलिए नहीं डिस्कस करूंगा कि आप कह रहे हैं तो मैं डिस्कस करूँ, ठीक है ना। कल से आप क्वेश्चन सिर्फ देंगे, यू विल नॉट डिमांड आई हाउ टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, ओके। क्योंकि अगर मैं इस तरह उत्तर देने लगा तो फिर आपका क्लास, आपकी बैच लंबी खींचेगी, और फिर आप लोग ही कहीं जाके कहोगे कि सर ने देर से सिलेबस पूरा किया, ठीक है ना। तो मैं वहाँ क्लास में, क्लास के बाद बैठा रहता हूँ, आपको एक टीचर भी अवेलेबल कर रखा है, तो यहाँ क्वेश्चन देने के बजाय आप कहाँ पे आए, वहाँ पे आप आए। 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं सबको, ठीक है ना। वहाँ पर आके आप अपने आंसर दें और वहाँ पर आप क्वेश्चन दें, मैं आपका वहाँ पे उत्तर देता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो मैं आप सबकी चीज एंटरटेन करता रहा तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो आई विल नॉट एंटरटेन एनी ऑफ योर क्वेश्चंस हियर। आप वहाँ पे आए, वहाँ पे पूछो, यहाँ चुपचाप आप पढ़ाई करें, ठीक। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लीनियंसी का मतलब ये नहीं है कि जो भी मनाए तो आप वो पूछ लें, ये बात अच्छे से ध्यान रखिए। तो आप लोगों को लगता है उसी लेवल पे स्ट्रिक्ट होकर पढ़ना पड़ेगा जिस लेवल पे आप लोग चाहते हो, ठीक है ना। तो आप याद रखिए, ये एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, सर ये भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए। अब कल से जो क्वेश्चन पूछेगा उससे 2 क्वेश्चन मैं पहले पूछूंगा, उससे वो उत्तर दे पाया तो उसके क्वेश्चन का उत्तर दूंगा, और नहीं दे पाया तो मैं उससे रोज 2 क्वेश्चन खड़ा रहिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप लोग लीनियंसी के अधिकारी हैं। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, ज्वालामुखियों का वितरण। ज्वालामुखियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस, इसमें लिखिए ज्वालामुखियों, ज्वालामुखियों की वैश्विक अवस्थिति से, ज्वालामुखियों की वैश्विक अवस्थिति से यह ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है कि अधिकांश ज्वालामुखियों का संबंध, अधिकांश ज्वालामुखियों का संबंध विवर्तनिक प्लेट किनारों से है, विवर्तनिक प्लेट किनारों से है। विश्व के 80%, विश्व के 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट किनारों के अंतर्गत, अभिसारी प्लेट किनारों के अंतर्गत पाए जाते हैं। 15% ज्वालामुखियों की उपस्थिति अपसारी प्लेट किनारों से संबंधित है, अपसारी प्लेट किनारों से संबंधित है, प्लेट किनारों से संबंधित है। जबकि 5% का संबंध, जबकि 5% का संबंध अंतरा प्लेट ज्वालामुखी गतिविधि से है। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं ये पूरा एरिया, तो यहां पर अगर हम देखें तो आप खुद देख रहे हो कि अधिकांश ज्वालामुखी किसके सहारे हैं, प्लेट किनारे के सहारे। ये देखो प्लेट का किनारा इधर आ रहा है, इधर ये प्लेट के किनारे का एरिया है, इधर प्लेट के किनारे का एरिया है, राइट। यद्यप कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जो प्लेट के आंतरिक भाग में हमको मिल जा रहे हैं, राइट। तो पहली बात, जितने भी ज्वालामुखी उद्गार हैं, वो सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गार जो हैं वो कमजोर क्षेत्र से हैं, भूपटल के कमजोर क्षेत्र से हैं, और उनका संबंध प्लेट किनारों के सहारे है। इसीलिए ज्वालामुखियों की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक्स के सहारे हो पाती है। और स्टडी से ये पता चलता है कि जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी, अराउंड 550 एक्टिव वोल्केनो है यहाँ पर, और वे 550 सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं वो अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे जो हमको मिलते हैं, उनका 80% मिलता है।
15% जो हमको मिलते हैं वो अपसारी विभिन्न स्थानों पर, और उसके बाद 5% हमें इंट्राप्लेट जो कि मैंटल प्लूम और हॉट स्पॉट से संबंधित हो सकते हैं। तो यह क्लासिफिकेशन प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर है, प्लेट टेक्टोनिक्स। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा यहाँ पर ग्लोबल जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात वैश्विक स्तर पर किन किन विशेष क्षेत्रों के साथ इनका संबंध है। तो हमारा जो सबसे बड़ा जोन आता है वह यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखियों के लगभग 2/3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, 2/3, वो ये वाला एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया है। और ये एरिया किसके चारों तरफ है? प्रशांत महासागर। इसलिए इस क्षेत्र को हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये क्षेत्र ऐसे शो हो सकता है, देखो आप, प्रशांत महासागर के चारों ओर, इसे हम बोलते हैं परिप्रशांत मेखला, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, राइट। यहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हमारे पाए जाते हैं, लगभग 550 के 2/3 ज्वालामुखी हैं। इसमें चूंकि ज्वालामुखी है, लगातार यहां पर इग्नियस आग्नेय घटनाएं होती हैं, इसलिए हम इनको यहां पर इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। लेकिन रिंग कहना धोखा है, क्योंकि यहां रिंग का निर्माण नहीं एनिमल रेन नहीं, एक मिनट नहीं, तेलंगाना में तो एनिमल रेन हुआ था, स्टोन रेन इडुक्की में हुआ था, और स्टोन रेन नहीं था। एक घटना आई केरल में कि बरसात के बाद एक घर वालों ने दावा किया कि हमारे आंगन में पत्थर पड़े थे और छत पे गिर रहे थे। अब भारत में तो कुछ भी हो सकता है, जानते हो, है नहीं, तो उन्होंने वो हल्ला मचा दिया। तो वहाँ से फिर लोग आए, जितने भी तंत्र वाले लोग आ सकते थे, उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बरसात से क्या गिरे, पत्थर गिरे, ओला गिर सकता है, राइट, हेल स्टोन गिर सकता है, स्टोन नहीं गिर सकता है, ठीक है। और फिर बोले कि हाँ लैंड स्लाइड का जोन हो, तो लैंड स्लाइड के जोन में हवा से उनके कुछ वहाँ से गिर के पत्थर आए तो वही आए होंगे, है ना। तो 2-3 दिन इसमें चर्चा में काफी कुछ बचा रहा। तो अफवाह थी कि स्टोन रेन हुई है, ठीक है, और बड़े बड़े पेपर में इसको क्या है छापा, है ना। अगर देखोगे तो यहाँ मिल भी जाएगा, स्टोन रेन इडुक्की, इनको जानते हैं, बहुत बड़ी ऑथर है ये, मलयालम की, हम केरल की बात ही कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। इट्स रेनिंग स्टोन ऑन दीज केरला हाउसेस, देखो बेचारा जियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ दुखी हो गया। Idukki, the geology department preliminary study has revealed that the stone rain reported in Idukki was not a natural phenomenon. An expert team including Idukki district geologist Sunil Kumar on Tuesday visited 2 houses over which stone were falling and collected sample. Family चिल्ला रही थी, सब यही हुआ। Sunil Kumar said the family member complained that the stone lying in the courtyard of the 2 houses were falling into the rooftop, but as per our verification there was no such phenomenon. Our primary study indicates that there is no chance of stone rain. ठीक है ना, no chance of stone rain, ठीक है। और जाके पढ़ लेना, क्वेश्चन थोड़ा ढंग के लाओ। अब कहीं पत्थर बरस गया, कहीं कुछ हो गया, तो यूपीएससी में नहीं आने वाला है ना। एनिमल रेन तक चलो ठीक है, लेकिन स्टोन रेन फिर थोड़ा पढ़ लो और ज़्यादा पढ़ लो, तब चीज़ों को देखो। तो थोड़ा सा प्रश्न भी पूछो तो लेवल मेंटेन रखो, अफवाह मत पूछो। आप लोग एक आध पेपर पढ़ते होगे, मैं लगभग 10 पेपर पढ़ के आता हूँ, द गार्डियन से लेकर के हिंदुस्तान तक। तो मुझे पता है कौन सी खबर कहाँ और कैसी छपी है, कहाँ आ रही है। जब आप लोग सो रहे होते हो उस वक्त मैं बहुत सारे खंगाल रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हिंदी मीडियम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी मीडियम में प्रश्नों का स्तर पिछले कुछ समय से कुछ ज़्यादा गिर गया है, कुछ भी प्रश्न पूछ लेंगे। यूपीएससी के लेवल पे आओ, छोटे लेवल पे मत जाओ, यूपीएससी के लेवल पे आओ। अब फेसबुक में किसी ने आ जाएगा, आ रहा है महाप्रलय, अगले 24 घंटों में नष्ट हो जाएगी पृथ्वी, चल चुका है उल्का पिंड, आज रात्रि 1 बजे सावधान रहें। अब आगे पूछो सर वो 1 बजे वाला उल्का पिंड कौन सा है, जानते हो मेरे दिमाग का 12 बज जाएगा, क्या मतलब फालतू की बात कर रहे हो, क्या जरूरत है ना। तो जब भी कोई चीज पढ़ो उसको थोड़ा सा वेरीफाई करो तब पढ़ो। चलो, तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो सक्रिय ज्वालामुखी किसके सहारे पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के चारों ओर। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है परिप्रशांत मेखला, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। परि मतलब चारों तरफ, प्रशांत मतलब प्रशांत, मेखला का मतलब सिंपल सा क्षेत्र। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र परिप्रशांत मेखला। चूंकि यहाँ पर ज्वालामुखियों का दिखता है, इनसे लावा आता है बहुत सारे से, यह यहाँ इग्नियस प्रोसेस होता है, आग्नेय क्रिया होती है, अग्नि वाली क्रिया होती है, तो इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सबडक्शन जोन क्रिएटेड है, और सबडक्शन जोन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अधिकांश जगह महासागरीय प्लेट जा रही है, तो इसमें एंडेसाइट लावा आता है, इसलिए यह पूरा क्षेत्र एंडेसाइट लाइन भी कहलाता है। इस क्षेत्र को हम एंडेसाइट लाइन भी कहते हैं। पर ध्यान रहे कि यह रिंग नहीं है पूरी तरह, यह एक घोड़े के नाल के आकार का स्ट्रक्चर है, क्योंकि नीचे से रिंग देख रहे हो क्या है, ब्रोकन रिंग है। यह रिंग नहीं है, लेकिन फेमस हो गया है रिंग के नाम से, अन्यथा यह घोड़े के नाल के आकार का है, मतलब लाइन भी कहते हैं। पर ध्यान रहे कि यह रिंग नहीं है पूरी तरह, यह एक घोड़े के नाल के आकार का स्ट्रक्चर है, क्योंकि नीचे से रिंग देख रहे हो क्या है, ब्रोकन रिंग है। यह रिंग नहीं है, लेकिन फेमस हो गया है रिंग के नाम से, अन्यथा यह घोड़े के नाल के आकार का है, और लगभग 40,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसका कुल एरिया यहाँ पर 40,000 किलोमीटर की टोटल लंबाई है, और यहाँ पर यह फैला है, और विश्व के कई विस्फोटक ज्वालामुखी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पहला जोन है यहाँ पर रिंग ऑफ फायर का या परिप्रशांत मेखला का। दूसरा जोन जो यहाँ पर डेवलप होता है, सेकंड जोन, वो सेकंड जोन डेवलप होता है यहाँ पर अटलांटिक में, केप वर्दे क्षेत्र है, यहाँ से प्रारंभ होता है, और ये भूमध्य सागर से होता हुआ, भूमध्य सागर इधर से टर्की वगैरह होता हुआ आगे बढ़ता है, और यह नीचे से होता हुआ दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया के पास यह जाकर के परिप्रशांत मेखला या अग्निवलय से क्या है, मिल जाता है, कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि जो यह क्षेत्र जा रहा है पूरा, ये महाद्वीप के बीच का भाग है, यह यूरेशिया और अफ्रीका के बीच के क्षेत्र से जा रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी। लेकिन यह पेटी जहां हिमालय है, इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार रहित है, यह पेटी सतत नहीं है, यह पेटी हिमालय में भंग हो जाती है। लेकिन भारत में नीचे की तरफ जो यहाँ पर अंडमान में जो बैरन आइलैंड वगैरह का ज्वालामुखी आता है, वो इसी पेटी का क्या है, हिस्सा है।
इस जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसका एक भाग नीचे की तरफ भी जाता है, जिसका संबंध अफ्रीका की भ्रंश घाटी से है, रिफ्ट वैली से है। तो इसका ये भाग और ये साउथ की तरफ चला गया, राइट। तीसरा क्षेत्र जो आता है वह क्षेत्र ये आता है, इसे हम बोलते हैं मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट। और यहां पर ये मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अपसारी प्लेट के अंतर्गत होने वाला ज्वालामुखी उद्गार है, और यहां पर ये आइसलैंड आदि के ज्वालामुखी इसी प्रक्रिया से संबंधित हैं। ये हमारे पास 3 मेजर बेल्ट हो गई। उसके बाद जो बेल्ट है, छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं, ये सब अंतरा प्लेट ज्वालामुखियों के क्षेत्र हैं, इंट्रा प्लेट वोल्केनो है। तो हम 4 क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। 3 यहां पर मेजर एरिया है और एक यहां पर जो कहा जाए कि बिखरे स्कैटर्ड वोल्केनोज हैं, जो इंट्रा प्लेट वोल्केनो के नेचर है, पैरासिटिक। वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखियों के वितरण को निम्नलिखित पेटियों के आधार पर, पेटियां मतलब बेल्ट्स, निम्नलिखित पेटियों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित पेटियों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, विश्व के समस्त सक्रिय ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत पाया जाता है। परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत पाया जाता है। मेखला का मतलब है बेल्ट एरिया। यह मेखला अंटार्कटिक के माउंट इरेबस ज्वालामुखी से प्रारंभ होकर अमेरिका, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया से होते हुए न्यूजीलैंड तक विस्तारित है। 40,000 किलोमीटर लंबी इस मेखला में ओजोस डेल सैलाडो, ब्रैकेट में अर्जेंटीना और चिली लिखना, ओजोस डेल सैलाडो, कोटोपैक्सी क्या है ब्रैकेट में, इक्वेडोर, ओजोस डेल सैलाडो, कोटोपैक्सी, सेंट हेलेंस यूएसए, फ्यूजियामा ब्रैकेट में जापान, मेयान ब्रैकेट में फिलीपींस, मेयान आदि ज्वालामुखी स्थित हैं। ज्वालामुखियों की अधिकता के कारण इसे रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय ब्रैकेट में अग्निवलय भी कहा जाता है। यहां ज्वालामुखियों का संबंध प्रायः अभिसारी प्लेट किनारे से है। कन्वर्जेंट अभिसारी प्लेट किनारे से। ज्वालामुखी उद्गार में एंडेसाइट लावा के आने के कारण, लावा के कारण इसे एंडेसाइट रेखा भी कहा जाता है। क्लियर एरिया, राइट। देखो क्वेश्चन आता है कि परिप्रशांत मेखला में होने वाली भूभौतिकी घटनाओं पर चर्चा करें। भूभौतिकी परिघटना का मतलब है पृथ्वी की सतह पर होने वाली वह कोई भी प्राकृतिक घटना जो भूपृष्ठ को प्रभावित करती है, वह भूभौतिकी परिघटना कहलाती है। इसके अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी, साइक्लोन, सुनामी आदि सब शामिल है, सारी चीजें शामिल है, ठीक है। तो अगर यहाँ भूभौतिकी परिघटना होती है तो जो चीजें हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ी हैं, हम उनको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अगर देखा जाए तो यहां पर ये पूरा एरिया, अगर हम इस वाले क्षेत्र को छोड़ दें, तो यहां वाले क्षेत्र को छोड़ दें तो यह पूरा एरिया जो है, या अधिकतम जो एरिया है वह सबडक्शन जोन का है, सबडक्शन जोन का, जहां पर महासागरीय प्लेट सबडक्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर यहां पर हमसे भूभौत की घटनाएं पूछे तो हम सबसे पहले यहां पर बता सकते हैं कि यहां किनका निर्माण होता है, वलित पर्वत। विद एग्जांपल बता देंगे कि अवसारी प्लेट किनारों के अंतर्गत यहां वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। दूसरा, यहां पर किनका निर्माण हुआ है, द्वीपों का निर्माण हुआ है। अवसारी प्लेट किनारा बताते हुए एक लाइन में कि महासागरी अवसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत यहां पर द्वीप निर्मित हुए हैं। राइट, एक तो यहां पर हम एग्जांपल दे सकते हैं कि दूसरा हो गया। तीसरा, जब यह प्रक्रिया होगी तो यहां किसका निर्माण होगा, गर्त का निर्माण होगा। राइट, ये भी यहाँ पर भूभौत की परिघटना है। गर्त में एटलीस्ट एक नाम तो याद ही है, मारियाना ट्रेंच। राइट, फिलीपींस के सारे यहाँ मारियाना ट्रेंच पाई जाती है। याद हो अगर तो जापान ट्रेंच, इजू ट्रेंच, ये भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मारियाना तो याद ही रहेगी। ये एक यहाँ गर्त, जब यहाँ पर ये हो जाएगा तो किसका क्षेत्र है, भूकंप का क्षेत्र है। और जब भूकंप बताओ तो अभिसारी प्लेट किनारे के साथ साथ संरक्षित प्लेट किनारा और सैन एंड्रियास भ्रंश का भी नाम दे दो, क्योंकि यहाँ कुछ भूकंप सैन एंड्रियास भ्रंश के सहारे आते हैं, इनका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दो। फिर यहाँ पर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आप बता सकते हो। ज्वालामुखी सारे बताने के बाद, मतलब एक्सप्लेन करने के बाद सबडक्शन से आंतरिक भाग के कुछ ज्वालामुखी मेंटल प्लूम और हॉटस्पॉट से भी कहाँ हैं, संबंधित हैं। तो आपने आंतरिक भाग बता दिया और बता दिया हवाई द्वीप वाले, वहां पर आपने एक्सप्लेन कर दिया इस वाले क्षेत्र। राइट, केवल मुश्किल से 7-8 शब्दों में ये बता जानी चाहिए। फिर जब ये हो जाएगा तो यह क्षेत्र किससे ग्रस्त हो जाएगा, यह क्षेत्र सुनामी से ग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, ये सारी घटनाएं क्या है यहाँ पर, भूभौत की परिघटनाएं। तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस प्रकार जो रिंग ऑफ फायर है या यह जो क्षेत्र है यह विविध भूभौत की घटनाओं से, अतः भूगर्भिक अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से सर्कमपेसिफिक बेल्ट या रिंग ऑफ फायर के इंपॉर्टेंस या यहाँ होने वाली भूभौतिकी परिघटनाओं की बात करता है, इतने पॉइंट के साथ आप वहाँ पर अपने को स्पष्ट कर सकते हैं। इसका एक डायग्राम बनाते हुए यह कहाँ पर स्थित है। ठीक, एक परिचय देना है सिंपल, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कितने किलोमीटर में विस्तृत है, और फिर यहाँ ये भूभौत की परिघटनाएं हो रही है। क्लियर, रिंग ऑफ फायर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राइट, और यही क्षेत्र हम आगे भी देखेंगे जब हम यहाँ पर भूकंप देखेंगे। राइट, तो यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक भूकंप भी यहीं पे आते हैं, क्योंकि यह एक कमजोर क्षेत्र है। कमजोर क्षेत्र क्यों है, कई कारण है। यहाँ पर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट मिल रही है, ये ज्वाइंट जोन है, जहां पे ज्वाइंट होता है वही क्षेत्र सबसे कमजोर हो जाता है। ठीक है, सबडक्शन जोन है यहाँ पर, सबडक्शन जोन है यहाँ पर। राइट, सर्वाधिक ज्वालामुखी का क्षेत्र यहाँ पर हो जाता है। यहाँ सर्वाधिक वलित पर्वत, बड़े वलित पर्वत, सर्वाधिक बड़े वलित पर्वत यहाँ इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वलित पर्वत के क्षेत्र असंतुलित क्षेत्र होते हैं। राइट, तो इन सब कारणों से ये वाला क्षेत्र इन भूभौत की घटनाओं के लिए किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में ज्यादा संवेदनशील है। सबडक्शन है यहाँ पर, सबडक्शन है तो इतना तेज सबडक्शन है इन सब जगह पर कि यह सर्वाधिक सुनामीग्रस्त क्षेत्र भी है। सुनामी के संदर्भ में भी सर्वाधिक सुनामीग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ जापान, फिलीपींस वगैरह क्षेत्र तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है इन सारी गतिविधियों से। ठीक है, तो अगर इसको प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ देख करके पढ़ोगे तो ये चीजें अपने आप यहाँ क्या हो जाएंगी, कंफर्म हो जानी चाहिए। नहीं कंफर्म हो रही है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक क्रम आपको ध्यान रखना है कि किस क्रम में चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्लियर है, अब हम ज्वालामुखी के संदर्भ में देख रहे हैं तो वापस ज्वालामुखी में आ जाओ। फ्राइडे को आपसे थोड़ा आंसर राइटिंग में दो तीन क्वेश्चन के मॉडल आंसर पे डिस्कस करूंगा, तब तक आप लोग देख लो। फ्राइडे को मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो वहां दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब इस पूरे बेल्ट में ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल साफ सुथरा है, सबने होली खेली है, ये बिल्कुल साफ है ना, अर्थात यहाँ पर मुख्य भूमि पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। इसी तरह बाल्टिक सागर भी है, बाल्टिक सागर क्षेत्र में भी कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं है। कारण क्या है, ये सब अपने प्लेट के आंतरिक भाग पे हैं और यहाँ पे हॉटस्पॉट भी अभी नहीं है, इसलिए सुरक्षित बचे हुए हैं। किनारे किनारे हो रहा है लेकिन यह बीच में सुरक्षित बचा है। लेकिन यहाँ मृत ज्वालामुखी बहुत सारे हैं। जैसे भारत जब चला तो रियूनियन आइलैंड मिला, रियूनियन हॉटस्पॉट मिला, वैसे जब ये चला ये भी कई हॉटस्पॉट के ऊपर से मिला है। यहाँ अतीत के सैकड़ों मृत ज्वालामुखी हैं लेकिन वर्तमान का कोई सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि यह प्लेट टोटल प्लेट के आंतरिक भाग में है और किसी भी यहाँ हॉटस्पॉट की उपस्थिति नहीं है। होती तो हमें यहाँ कुछ दिखाई पड़ता, और यही हालत बाल्टिक सागर की है, वह भी प्लेट के आंतरिक भाग में और हॉटस्पॉट वहां भी नहीं मिले हैं। इसलिए ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो ज्वालामुखी मुक्त क्षेत्र हैं। यहाँ पर वोल्केनो नहीं होता, और हिमालय में क्यों नहीं वोल्केनो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो ये इन तीन क्षेत्रों में पूछ सकता है पीटी का निम्नलिखित में से कहाँ ज्वालामुखी उद्गार नहीं मिल रहे हैं, तो उस दौरान थोड़ा सा आप याद रखोगे बेल्ट, उसके सारे यहाँ पर बात हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास पहला एरिया, ये हो गया परिप्रशांत मेखला, रिंग ऑफ फायर, और उसके बाद यहाँ पर हो गया एंडेसाइट लाइन। ठीक, नंबर 2 नंबर एक नंबर 2 ज्वालामुखियों का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी है। मध्य महाद्वीपीय पेटी है जो 15,000 किलोमीटर की लंबाई में, जो 15,000 किलोमीटर की लंबाई में अटलांटिक महासागर से प्रारंभ होकर भूमध्य सागर, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत व म्यांमार से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में अग्निवलय से मिल जाती है। इसका एक भाग दक्षिण में अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी तक जाता है। अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी तक जाता है। इस क्षेत्र में भी
अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट किनारे के सहारे प्राप्त होते हैं। अभिसारी प्लेट किनारे के सहारे प्राप्त होते हैं। किंतु यहां हिमालयी क्षेत्र ज्वालामुखी मुक्त क्षेत्र है। ज्वालामुखी मुक्त क्षेत्र है। यद्यपि भारत का बैरन द्वीप ज्वालामुखी इसी पेटी का भाग है। यहां प्रमुख ज्वालामुखी माउंट एटना तथा स्ट्राम्बोली आदि हैं। स्ट्राम्बोली नंबर 3, ज्वालामुखियों की तीसरी पेटी मध्य अटलांटिक पेटी है, जिसका विस्तार मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अपसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत है। अपसारी प्लेट मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अपसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत है। यह 16,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक है। आइसलैंड के ज्वालामुखी लाकी और हेकला इसी का भाग है। उपरोक्त पेटियों के अतिरिक्त अंतरा प्लेट ज्वालामुखी उद्गार भी पाए जाते हैं। विश्व में 100 से भी अधिक ऐसे क्षेत्र खोजे जा चुके हैं। किंतु इनमें हवाई द्वीप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जहां किलायू और मोना लोआ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फुल स्टॉप। ये हो गया। अब ये थोड़ा सा आप कर सकते हो होमवर्क के रूप में। ज्वालामुखी के प्रभाव, दो भाग आप इसमें कर लोगे, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक। क्योंकि हमें नकारात्मक ज्यादा प्राप्त होते हैं शॉर्ट टर्म में, इसलिए हम नकारात्मक पे ज्यादा फोकस रहते हैं, और सकारात्मक जो लाभ मिलते हैं लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। देखो ज्वालामुखी जो है वह तात्कालिक रूप में नकारात्मक प्रभाव ही देता है। इसके सकारात्मक प्रभाव 1, 2, 3 पीढ़ियों बाद दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए नकारात्मक प्रभावों को लेकर हमारी जानकारी ज्यादा है। तो इसलिए ज्वालामुखी का मतलब है एक डर, एक भय, राइट? प्राकृतिक संकट के रूप में, आपदा के रूप में ही हम इसको जानते हैं, जबकि इसके सकारात्मक प्रभावों की संख्या कई बार नकारात्मक से भी ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर इसको आप क्या कैसे आप ढूंढेंगे, कर लेंगे, एक आइडिया दे देता हूँ। जब भी अगर हम यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मानव जीवन और परिसंपत्तियों की क्षति, अवसंरचनाओं को क्षति, वैसे परिसंपत्तियों में आ जाता है लेकिन अलग से लिख सकते हो। अब अवसंरचनाएं ढूंढना, अवसंरचनाओं को क्षति। फिर ज्वालामुखी से भूकंप आ सकते हैं, आते ही, तो यहाँ पर भूकंप संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर तीव्र ज्वालामुखियों से अगर अंतर समुद्री आ गया तो यहाँ पर सुनामी की स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं, उनसे संबंधी समस्याएं। टोंगा ज्वालामुखी हाल में रहा भी है ना, तो यहाँ पर सुनामी।
फिर इसके बाद जो यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो लावा निकलता है और उसके बाद जो गैसेस वगैरह निकलती हैं, इससे तो हम सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर वायु तथा जल प्रदूषण, वायु जल मृदा तीनों रख लो यहाँ पर, वायु जल मृदा प्रदूषण होने को तो इसमें ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है और ताप प्रदूषण भी हो सकता है, लेकिन ये तीन प्रमुख है, वायु जल और मृदा प्रदूषण। वायु विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, राइट, वो गैसें यहाँ पर कंडीशन खराब कर सकती हैं। जल जहाँ पर लावा वगैरह बहेगा या उसके विभिन्न जो पदार्थ निकले हैं वो जलीय तंत्र में पहुंचेंगे तो जल को दूषित कर देंगे, राइट। सॉइल को शॉर्ट टर्म में ये प्रदूषित करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ हो सकता है अम्ल वर्षा की दशा। जैसे अब कुछ समझो अगर ज्वालामुखी उद्गार हुआ है तो बड़ी मात्रा में जलवाष्प आएगा, और अगर जलवाष्प आएगा और जलवाष्प ऊपर जाएगी, कंडेंस होगी, तो उसके बाद वर्षा के चांस बढ़ जाएंगे, राइट। और इस प्रक्रिया में जो सल्फर डाइऑक्साइड निकली है वो सल्फर डाइऑक्साइड अगर क्रिया कर जाएगी तो यहाँ पर अम्ल वर्षा की दशाएं निर्मित हो जाती हैं। तो उस क्षेत्र में एसिड रेन की यहाँ पर दशा हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर लावा प्रवाह से, लावा प्रवाह से नदियों के मार्ग का अवरुद्ध हो जाना, नदियों के मार्ग का अवरुद्ध होना। नेक्स्ट हो सकता है कि यहाँ पर अगर तेज विस्फोट हुआ है तो यहाँ से भूस्खलन और हिमस्खलन की दशाएं, भूस्खलन और हिमस्खलन। अगर अधिक ऊंचे पहाड़ वगैरह में है तो वहाँ की बर्फ पिघल सकती है, बर्फ नीचे की तरफ बड़ी मात्रा में आ सकती है, इससे हिम नदी झीलें वगैरह भी टूट सकती हैं, जिन्हें वैसे आइसलैंड में जोकुल हूप्स कहा जाता है, लेकिन ये सिंपल लिख लो, भूस्खलन और हिमस्खलन की दशाओं का यहाँ पर निर्माण हो सकता है। जैव विविधता क्षति कहीं नहीं लिखी अभी क्या, तो अब यहाँ पर लिख सकते हो जैसे अगर है वनो आग से गुजरता है तो वनाग्नि की दशाएं हो सकती हैं, वनों में आग लग सकती है, तथा अन्य प्रभावों से जैव विविधता क्षति, जैव विविधता क्षति की दशाएं निर्मित हो सकती हैं। और चीजों में देख लेना, उस जिस किसी क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक चुनौतियों का उत्पन्न होना, समस्याएं, इनको इंटरकनेक्ट कर सकते हो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समस्याएं। यहाँ पर उस क्षेत्र में जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठप हो सकती हैं। दूसरी चीज यहाँ पर हो सकती है कि क्योंकि जब आर्थिक गतिविधियों वगैरह पे नुकसान पहुंचेगा तो वहाँ पर जो जनसंख्या वो वहाँ से पलायन कर सकती है, बड़ी मात्रा में जनसंख्या का पलायन हो सकता है। या फिर जैसे अगर अभी आज एक खबर आजकल में कहीं देखी हो कि यूक्रेन और रशिया युद्ध से यूरोप में चोरियां बढ़ रही हैं, राइट। उसी तरह जब भी कहीं आपदा वगैरह आ जाती है तो उसके बाद आदमी मरेगा तो नहीं ना, उसमें भी देखो क्या होता है कि आपदा का प्रभाव सबके लिए अलग अलग हो सकता है। वह निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना सशक्त है, शारीरिक रूप से कौन सशक्त है, भावात्मक रूप से कौन सशक्त है, आर्थिक रूप से कौन सशक्त है, सामाजिक रूप से कौन सशक्त है। तो भावनाओं का उसमें जो आपदाओं का प्रभाव है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं अगर एक गिलास भी गिर जाए तो दौड़ के आ जाएंगे, क्या हुआ। कुछ होते हैं चाहे बम फूट जाए चुपचाप बैठे रहेंगे, हुआ होगा मेरे अगल बगल तो नहीं हुआ, राइट। दो तरह के लोग हुए। दूसरे हैं जो शारीरिक रूप से सशक्त हैं, वो आपदाओं के दौरान शायद बेहतर अंतक्रिया कर पाएं, और जो शारीरिक रूप से चैलेंज हैं तो हो सकता है वो उतनी बेहतर अंतक्रिया न कर पाए, न बच पाएं। किसी के पास आर्थिक संसाधन इतने ज्यादा होते हैं कि वह आपदाओं के बाद भी स्वयं को जल्दी ही नॉर्मल कर सकता है, या सर्वाइव करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। कुछ लोग वर्ग हो सकते हैं जो सोसाइटी में डोमिनेंट हो, राइट, समाज में वह वर्ग ज्यादा हो, तो वह वर्ग आपदाओं के बाद भी संसाधनों पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है, राइट। जो इन सब में कमजोर होगा उसके लिए आपदाएं ज्यादा त्रासदी लेकर के आती हैं। और यह जो अंतर होता है यह व्यक्ति व्यक्ति में होता है, या परिवार में अंतर होता है, या एक समाज में अंतर होता है, या एक राष्ट्र में अंतर होता है, और या एक वैश्विक स्तर पर भी यह अंतर होता है, राइट। अगर एक ही परिवार में है तो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं प्रायः आपदाओं के प्रति ज्यादा सचेत होंगे, ज्यादा उनको खतरा बना रहेगा, राइट। और बाद में देखा भी गया है कि ऐसे क्षेत्र जहां आपदाएं बड़े पैमाने पर आई हैं, देन देयर आर सम मिसिंग वुमेन। कुछ ऐसे हैं जो आपदा के पहले महिला और बच्चे थे, जनसंख्या में काउंट थे, आपदा के बाद वो गायब हैं, राइट। वो कहाँ गायब हैं, उनका कहीं भी कोई लेखा जोखा नहीं है। इसका मतलब ऐसे तत्व सक्रिय हो जाते हैं जो मानव देह, दुर्व्यापार आदि को वहाँ पे प्रोत्साहित कर देते हैं। कई तरह की चुनौतियां वहाँ पर क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आर्थिक के साथ सामाजिक जो सांस्कृतिक अवसंरचनाएं होती हैं, पक्ष होते हैं, कई बार वो पूरी तरह क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगर मान लो किसी एक प्रजाति के 10-5 लोग ही बचे थे और उस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो हो सकता है वो प्रजाति सदैव के लिए क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो कई ऐसे पक्ष होते हैं। राजनीतिक समस्याएं यहाँ पर आ जाती हैं। सरकार अगर ये आपदाएं न हो तो सरकार जो भी अपना फंड है वो फॉर बेटर डेवलपमेंट के लिए कर सकती है, लेकिन जब आपदाएं होती हैं तो सरकार को अपना सारा वित्तीय रिसोर्स जो है आपदाओं की तरफ रखना पड़ता है, और इसमें फिर सरकार से कोई खुश नहीं हो सकता। और आपदाएं रिपीट हो जाए और सरकार सफल न हो पाए तो फिर राजनीतिक अस्थिरता के चांस क्या हैं, बढ़ जाते हैं। और यह राजनीतिक अस्थिरता श्रीलंका जैसी दशाएं पैदा कर देता तब तो हालत और भी बुरे हो सकते हैं, राइट। इसलिए यही कहा जाता है कि दो चीजें हैं कि रहमत विपदा वो भली जो थोड़े दिन हुए, आपत्ति विपदा आनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपदाएं ना हो तो हम आप मानो भगवान बन जाएं, हमको किसी की जरूरत ही नहीं। आपदाओं के आने पर ही हमें समाज की जरूरत होती है, हमें अपनों की जरूरत होती है, राइट। अन्यथा व्यक्ति अपने आप में भगवान है और दावे के साथ वो खड़ा होकर कहेगा मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। भूकंप आया तो भैया बचा लो, है नहीं। आपदाएं अवश्य आनी चाहिए, लेकिन रहमत विपदा वो भली जो थोड़े दिन हुए, राइट। अगर ज्यादा दिन तक टिक जाती हैं तो फिर वो स्थितियां और बुरी कर देती हैं। फिर वही है कि आपातकाल पर क्यों चढ़ी, राइट। फिर आपत्ति के समय ही आपको सबका भान होता है कि कौन कितना आपके पास है। तो आपदाएं तो मानव जीवन का मतलब बीच बीच में आनी ही चाहिए, जिससे आप थोड़ा सा बैलेंस बने रहें, राइट। इससे हमें किसी भी राष्ट्र के आपदा के प्रति अनुक्रिया करने के तंत्र का भी क्या है पता चलता है कि हम कितना सक्षम है, हमें कितने बदलाव करने की क्या है जरूरत है, राइट। ये थोड़ा सा चीजें यहाँ पे सोचना। कई बार ऐसी हैं जब आपदाएं आ जाती है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपदा प्रबंधन वाले से पढ़ाएंगे, वाले से वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस एक बात और, अगर कभी ऐसा भी होता है, देखो आपदा जब आती है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं कभी भी जिंदगी में नॉर्मल नहीं हो पाते। सबका भावनात्मक स्तर क्या होता है, अलग अलग होता है। और भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप थोड़ा सा लो महसूस कर रहे हैं कि आप सोचें कि किसी के पास जाकर कोई साइकियाट्रिस्ट है उसके पास जाकर के हम अपनी बात करें, तो भारत में इसका मतलब आप पागल हैं। भारत में मेंटल प्रेशर के लिए एक ही शब्द है, ये प्रहलाद है।
यह नहीं समझता है व्यक्ति कि इसको शायद काउंसलिंग की क्या हो, सबसे ज्यादा जरूरत हो, इससे कोई बात 10 मिनट बैठ के सुन ले तो सारी बात ठीक हो जाए। भारत में आपदाओं के बाद ये कभी भी हम स्टेप उठाते ही नहीं कि एक बड़े क्षेत्र में काउंसलर्स भेजे जाएं। हम ये मानते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, भावनात्मक रूप में कौन डाउन होता है, राइट? या तो दिल्ली सरकार काम चलाती है आजकल बच्चों के स्कूल में कर रही है, हैप्पी आवर का समथिंग चल रहा है ना। मैं बात देखा, मैं सुनता रहता हूँ कुछ, अगर ऐसा चल रहा है तो बहुत अच्छा है, ऐसा आपका भी चलना चाहिए, राइट? आपका भी 15 दिन में एक आध दिन विकास सर को बुला करके आपके हैप्पी आवर डेवलप है, तो वो मैं नहीं कहूँगा, मैनेजमेंट से कहो तो ऐसे कोई हैप्पी आवर होने चाहिए, या फिर किसी अच्छे नेता को मिला लेना, कभी कोई हीरो आ जाए, कभी कोई हीरोइन आ जाए, है ना? डिस्ट्रिक्ट कैन अफोर्ड इट। एक बार रणवीर कपूर एक नाली आ जाए तो सोचो देखो आप लोग, है ना, कितना खुश रहो, राइट? देखो सुन के ही कितना खुश हो, तो आने पे क्या होगा, इसलिए नहीं आता कोई, है ना? लेकिन हम ये पक्ष में शामिल ही नहीं करते, हमारे उसमें ये पक्ष शामिल ही नहीं है, तो हम काउंसलिंग वगैरह इन सारी चीज़ों को हम मानते ही नहीं। और जो ये मानता है वो पागल है। हालांकि तो ये भी है, जो ये मान ले, बाकी कहीं नहीं पला रहे हैं, है ना? अब सकारात्मक में आ जाओ। सकारात्मक के अंतर्गत है, अब आप इसको आगे भी पढ़ेंगे कि वर्तमान में जो हमारा वायुमंडल और जलमंडल है, जो वर्तमान में हमारा वायुमंडल और जलमंडल है, ये दोनों ही किससे आए हैं? ज्वालामुखी उद्गार से, राइट? जब पृथ्वी ठंडी हुई है, पृथ्वी के ठंडे होने के क्रम में ही जो ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, उनसे ही आज का हमारा वायुमंडल डेवलप हुआ है, और उसके साथ पृथ्वी के अंदर ही कुछ ऐसे खनिजों का निर्माण हुआ जो वाटर वेपर से युक्त थे और उनका उद्गार हुआ और उनसे यहाँ पर जल आया है। इसको हम जलमंडल में देखेंगे। तो जो ज्वालामुखी उद्गार वर्तमान के वायुमंडल, वर्तमान वायुमंडल वह जलमंडल के लिए उत्तरदायी रहा है, वह जलमंडल के लिए उत्तरदायी, वह जलमंडल के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट, इसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान हमको इसके थ्रू मिल जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न खनिजों का, या विभिन्न खनिज भूगर्भ से सतह तक आ जाते हैं, विभिन्न खनिज भूगर्भ से सतह तक आ जाते हैं। नेक्स्ट, दीर्घ अवधि में या दीर्घावधि में मृदा उर्वरता में वृद्धि, मृदा उर्वरता में वृद्धि। जो ये राख वगैरह आता है, जो ये राख वगैरह आता है, राइट? तो ये राख वगैरह जब सॉइल पे गिरती है तो लॉन्ग टर्म में इसमें फिर फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो क्या है, वो अच्छी हो जाती है, राइट? तो यहाँ पर जैसे इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा क्षेत्र है, इंडोनेशिया में जो जलवायु है वह जलवायु विश्वरेखीय जलवायु है, क्योंकि विश्वरेखा गुजरती है वहाँ से, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई है और वर्षा भी ज़्यादा है। जहाँ टेम्परेचर हाई होता है और वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर एक मृदा बनती है, वो मृदा है लैटराइट मृदा, और लैटराइट मृदा उपजाऊ मृदा नहीं होती है, उसमें पोषक पदार्थों की कमी होती है, ये मृदा वाले चक्कर में आएगा। लेकिन लैटराइट मृदा होने के बावजूद जावा सुमात्रा की मृदा उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, उन ज्वालामुखी उद्गारों से जो राख वगैरह उड़ी है वो राख मृदा में क्या है, मिल गए हैं, उन्होंने उन खनिजों की आपूर्ति की है जो सॉइल को चाहिए होते हैं। इसलिए विश्वरेखीय जलवायु और लैटराइट मृदा होने के बावजूद भी जावा की जो सॉइल है वह उपजाऊ सॉइल के अंतर्गत शामिल होती है, जिसमें ज्वालामुखी उद्गारों का योगदान है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, लावा से, खासतौर पर बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक लावा लिखी देना, बेसाल्टिक लावा से, लावा से काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा, बेसाल्टिक लावा जब आ जाता है और फिर वो बेसाल्टिक लावा अपक्षयित होता है, टूटता फूटता है, तो उसमें, तो उससे एक मृदा बनती है काली मृदा, ब्लैक सॉइल, उसमें टिटेनिफेरस ऑक्साइड्स होते हैं, वो यहाँ पर काम आते हैं, और यह मृदा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, राइट? इसे स्थानीय स्तर पर रेगुल मृदा भी कहा जाता है। तो जो बेसाल्टिक लावा है उससे काली मृदा का निर्माण होता है और यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा मानी जाती है, तो यह सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, इसमें कहा जाए भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त, भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त, इससे द्वीप, और इसके अलावा एक दो चीज आगे भी पढ़ते हैं, द्वीप, गीजर या गेसर, गर्म जल स्रोत, गर्म जल स्रोत आदि निर्मित होते हैं, आदि निर्मित होते हैं, जो जो पर्यटन आदि के लिए महत्वपूर्ण है, जो पर्यटन आदि के लिए महत्वपूर्ण है। और चीजें ढूंढ लेना, भूतापीय ऊर्जा, जो थर्मल एनर्जी, इससे जो हीट निकलती है, वाटर वेपर निकलती है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके टरबाइन चलाया जाता है और उससे विद्युत पैदा की जाती है। आइसलैंड वगैरह तो भूतापीय ऊर्जा का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका ऊर्जा का और कोई स्रोत नहीं है, वहाँ कोयला कहाँ है, आइसलैंड वगैरह के क्षेत्रों में कोयला नहीं है वहाँ, तो भूतापीय ऊर्जा के सहारे ही अपना सारा काम करते हैं। भारत में भी पूगा वैली में स्टार्ट कर दिया गया है, शायद 1 मेगावाट किसी का स्टार्ट कर दिया गया है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, राइट? तो आप इसे यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ जी गीजर ये सर, हाँ वो सब लिख सकते हैं, वो सब ठीक है ना, ये हो गया। अब फाइनल एक दो चीज और लिख लो, जैसे स्टार बना के लिख लो, इसमें लिख लो गीजर या गेसर भी कहते हैं, गीजर तथा गर्म जल स्रोत, गीजर तथा गर्म जल स्रोत, गेसर एंड हॉट वाटर स्प्रिंग, गीजर तथा गर्म जल स्रोत। इसमें लिखे ऐसे छिद्र अथवा दरार, ऐसे छिद्र अथवा दरार, ऐसे छिद्र अथवा दरार जिनसे जिनसे रुक रुक कर गर्म जल तथा गैसें, गर्म जल तथा गैसें बाहर आती हैं, गर्म जल तथा गैसें बाहर आती हैं, गीजर कहलाते हैं, गीजर कहलाते हैं।
ये रुक रुक के आएंगे इंटरवल पे। इनका संबंध ज्वालामुखी उद्गार की प्रारंभिक अवस्था से होता है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रारंभिक अवस्था से होता है। अभी अंदर मैग्मा वगैरह डेवलप हो रहा है, इतना नहीं है कि लावा बाहर आ जाए। ज्वालामुखी उद्गार की प्रारंभिक अवस्था से होता है, इनिशियल स्टेज से। यूएसए के येलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर है। ओल्ड फेथफुल गीजर यूट्यूब पे जाके टाइप कर लोगे तो मिल जाएगा। देख लेना, रुक रुक के पानी बाहर आता है, खूब ऊंचाई तक पानी जाता है। ओल्ड फेथफुल गीजर है। पहला चीज, जिन छिद्र व दरारों से गर्म जल निरंतर मतलब बिना किसी अंतराल के गर्म जल निरंतर बाहर आता है, उन्हें गर्म जल स्रोत कहा जाता है। इनका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होना आवश्यक नहीं होता है। इनका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होना आवश्यक नहीं है या नहीं होता है। अब देखो क्या है, केसर वाले में हो सकता है कि मैग्मा बनता हो, मैग्मा ऊपर उठता हो, भूमिगत जल को टच करता हो और इसे गर्म करता हो तो रह के होता हो। लेकिन मैग्मा इतना नहीं है कि लगातार बना रहे, तो मैग्मा उठता है और उठ के फिर ठंडा होता है और उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वह बार बार क्रिया होती है, तो जब यह ताकतवर होता है तब यहाँ पर गर्म जल और गैसें बाहर आती हैं। तो इसका संबंध ज्वालामुखी की प्रारंभिक क्रिया से हो सकता है। लेकिन दूसरी स्थिति गर्म जल स्रोत में यह हो सकती है कि दरारों के सहारे जो भूमिगत जल है वह लगातार नीचे पहुंच रहा है और यहाँ से गर्म होकर वाष्पित होकर ऊपर होकर कुछ दरारों से लगातार क्या है, बाहर की ओर आ रहा है। राइट, तो ये ज्वालामुखी उद्गार में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। गारंटी नहीं है कि ज्वालामुखी उद्गार से हो, इनकी गारंटी है ज्वालामुखी उद्गार से है। राइट, जैसे हिमालय में कई गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं। राइट, जैसे मणिकर्ण पाया जाता है, पूगा वैली पाई जाती है, इवन तो बिहार में भी मिलेगा, राजगीर। राइट, तो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ जगह जहाँ ज्वालामुखी उद्गार अंदर हिमालय के अंदर तो हमें पता है मैग्मा डेवलप हो रहा है, लेकिन वो मैग्मा इतना नहीं है क्या है बाहर आ जाए। राइट, लेकिन वो मैग्मा वहाँ अंदर प्रवेश करने वाले जो दरार वगैरह जा रहा है या भूमिगत जल है उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है लगातार, या वहाँ दरार से नीचे पानी लगातार जा रहा है। तो हमको अपने अधिकांश जो पर्वतों में जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर आपको गर्म जल स्रोत क्या होंगे, मिल जाएंगे। वहाँ पर लगातार गर्म जल हमें प्राप्त हो रहा होता है। तो ये जो गर्म जल स्रोत हैं ये ज्वालामुखी उद्गार से हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हाँ ये गर्म जल स्रोत से क्या है, संबंधित होते हैं। ठीक, इसी तरह कुछ संरचना होती है। नेक्स्ट स्टार्ट कर लो और यहाँ पे लिखो धुआंरे, फ्यूमरूल्स। इसमें लिखे जिन छिद्र अथवा दरारों से जलवाष्प तथा विभिन्न गैसें बाहर आती हैं। इसमें गर्म जल नहीं आएगा, गैसें बाहर आते हैं, उन्हें धुआंरे कहा जाता है। जिन छिद्र एवं दरारों से जलवाष्प तथा विभिन्न गैसें बाहर आती हैं उन्हें धुआंरे कहा जाता है। जिन धुआरों से बड़ी मात्रा में सल्फर प्राप्त होता है, उन्हें सल्फेट्रा ऑब्लिक सोल्फटारा, हिंदी में सोल्फटारा भी लिख देते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, उन्हें सल्फेट्रा ऑब्लिक सोल्फटारा कहा जाता है। अलास्का में 1000 धुआरों की घाटी है। अलास्का में 1000 धुआरों की घाटी है। 1000 नहीं, 10,000 करो, 10,000 धुआरों की घाटी। वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। अभी आपका हो गया यहाँ पर वोल्केनो। बाकी आप एनसीईआरटी में देख लेना, जो कुछ एनसीईआरटी में बच जाए वो यहाँ पे नोट डाउन करोगे। जो ग्रीन बुक देख रहे हैं वो ग्रीन बुक देख लेंगे। आप सन 2021-2022 के महत्वपूर्ण उद्गार देख लेंगे। आप जिस साल एग्जाम देंगे उसके एक साल पहले तक के जो ज्वालामुखी उद्गार होंगे उनको आप पढ़कर जाएंगे। कम से कम उनकी लिस्ट आपके पास मेंटेन होनी चाहिए, पीटी एज वेल एज मेंस के लिए। ठीक है, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपके कंटिन्यूटी में ये काम करते रहेंगे, क्योंकि जितना अभी आपने जैसे लिस्ट बना ली 2021-22 की लिस्ट बना ली, अब रोज नए ज्वालामुखी थोड़ी ना आएंगे। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके 1 साल पहले उनमें से जो फूटा हो उसको टिक करके उन्हें याद करके, और उसमें जो न्यूज़पेपर वगैरह में जो उनके प्रभाव दिए हों, जो स्थानीय स्तर पर प्रभाव दिए हों, जो लोकल लेवल पे प्रभाव दिए हों, उन प्रभावों को थोड़ा सा क्या करें, पढ़ लें। राइट, और बाकी जो है यहाँ पर आपको आपदा प्रबंधन वाले सर बाकी और आपदाओं में क्या क्या कैसे होता है ये सारी चीज़ें बता दें। अभी भी हम ज्वालामुखी और भूकंपों का सही से कहा जाए कि भविष्यवाणी नहीं कर पाए, है ना। जैसे कई बार होता है ना, दीपावली का बम लगा दिए हैं और सब खड़े हैं बजा बजा बजा, और वो बचता नहीं है, बाकी सब होता है, और फिर सुबह जाके देखना पड़ता है क्या हुआ। शाम को कभी देखो जैसे उठाया वैसे बोल जाता है। तो उसी तरह ये ज्वालामुखी है। जैसे विसुवियस है, विसुवियस 79 AD में फूटा था और पूरा पोम्पई शहर समाप्त हो गया था। तो पोम्पई शहर में अगले दिन वोटिंग होनी थी, तो उसके एक दिन पहले से उसमें धुआं आना शुरू हुआ। तो बुजुर्गों ने कहा युवाओं से कि चलो यहाँ से निकल लो, नहीं तो विस्फोट लगता है होगा। अब बुजुर्ग अपने अनुभव से बता रहे थे, युवा बोले आप लोग हमें से विस्फोट हुआ करता है ना, हम नहीं जाएंगे, वोट देके चलेंगे, सरकार बनाने तब चलेंगे। रात को सब लेटे थे और विसुवियस ने
जो जहाँ था वहीं सेट हो गया, क्विंटलों लावा। अब जाके अध्ययन के दृष्टिकोण से उस क्षेत्र को खोदा गया है, तो बहुत सारे लोग ममीफाइड बने हुए जैसे थे वैसे वहाँ पे, आप नेट पे जाके देख सकते हैं, है ना। और इसी विसुवियस का उल्लेख प्लिनी ने किया था, इसलिए उसको प्लिनियन कहा गया। 79 AD का इरप्शन, हाहाकारी इरप्शन था, पूरा क्षेत्र समाप्त हो गया। विसुवियस फिर से एक्टिव हो रहा है, नए खतरे फिर से उस क्षेत्र में डेवलप हो रहे हैं, नेपल्स की खाड़ी, है ना। जब भी हो आप ऐसे देख लोगे। अब नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट हेडिंग को भूकंप। अर्थक्वेक, परिभाषा, डेफिनेशन देखेंगे, भूकंप के कारण, प्रकार। हमने यहाँ पर PSL तीनों तरंगे वगैरह वहाँ लिख ली थी ना, हाँ तो बस ठीक है। टेक्निकल टर्म भी हमने देख लिए थे, डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से बस। यहाँ पर भूकंपीय पैमाने, वितरण, अर्थक्वेक की परिभाषा, कारण, प्रकार, भूकंपीय पैमाने, वितरण और प्रभाव। एक चीज और, अब 1 साल हो गया इसको नहीं पूछा गया तो शायद बहुत कम चांस है। एक होता है अर्थक्वेक स्वार्म, जिसमें हल्के हल्के झटके 2 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते, 2 साल, 4 साल तक आते रहते हैं, हल्का हल्का रहता है, कभी भूकंप नहीं आता, वो बड़ा वाला। और ये बहुत सारी चीज़ों का बहुत रहस्यमयी है, इसलिए अर्थक्वेक स्वार्म में भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। ये पिछले साल से आए हैं, दिल्ली वगैरह में और साउथ इंडिया में फील किए गए हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, जरूरी होगा। ट्रिपल जंक्शन के सहारे जो अर्थक्वेक आते हैं वो इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, इनको स्किप करेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे, इन्हें स्किप करेंगे। बस आप जब भी आपको मौका मिले तो आप नेट पे जाके देख सकते हो, इतनी चीज़ काफ़ी है यहाँ पर। परिभाषा, कारण, प्रकार, भूकंपीय पैमाने, वितरण, प्रभाव और अर्थक्वेक स्वार्म, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, करेक्ट। तो चलो परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। चलो कुछ एक दो क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें। परिप्रशांत मेखला में भूख होती है, परिघटना पुनः समझा दीजिए। चलो हम भूकंप समझ लेंगे तो इकट्ठा समझ लेंगे ना, क्वेश्चन भी आएगा तो वहाँ समझ लेंगे। कूट ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? बेटा ऑप्शन का क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है ना। मैं ऑप्शन भी पढ़ाता रहा हूँ, अभी भी पढ़ा, मौका नहीं मिल रहा है मुझे ऑप्शन के क्वेश्चन पिछले 30 सालों के याद है ना, तो ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, मुझसे मत पूछो, लेकिन बता देता हूँ। कूट का मतलब क्या होता है? कोट कोडेड, कूट का मतलब है जैसा है वैसा नहीं, जैसा है वैसा नहीं। ये लगे कि ज्वालामुखी से रिलेटेड है पर ज्वालामुखी से रिलेटेड नहीं है। हमने 2 आपको बता दिए हैं, सामान्य बुद्धि लगाते तो कुछ आ जाता है ना। और ये वाला टॉपिक जो है यह हॉर्नबरी की किताब में लास्ट के 2 पेज में दिया है, अगर आप ऑप्शनल के हैं तो वहाँ जाके देख लेना, आपके काम आएगा। पर समझने के लिए कूट ज्वालामुखी, कूट ज्वालामुखी का मतलब ऐसी भू आकृतियां जो ज्वालामुखियों से संबंधित होती हैं, प्रतीत होती हैं, पर वे उससे संबंधित नहीं होती हैं, उनका निर्माण अन्य प्रक्रियाओं में होता है। तो सबसे पहले तो क्या आ गया यहाँ पर? पंख ज्वालामुखी, राइट, ये वोल्केनो से नहीं है, राइट, लेकिन यहाँ पर यह है कि पंख ज्वालामुखी। दूसरा आ गया उल्कापिंड क्रेटर, उल्कापिंड क्रेटर। तीसरा आ गया बॉम्ब क्रेटर। बॉम्ब क्रेटर वो है कई बार युद्धों के दौरान, जैसे अब यूक्रेन में कई बम गिरे होंगे तो कई साल बाद लगेगा वो क्रेटर ज्वालामुखी जैसा है, तो बॉम्ब क्रेटर भी होता है ये। फिर साल्ट प्लग, साल्ट प्लग, साल्ट डोम, साल्ट प्लग। तो कई बार जमीन में जो बहुत सारे सॉल्ट हैं वो किसी क्षेत्र में नीचे से जब प्रेशर पड़ता है, वाटर का प्रेशर कई जगह से जब पड़ता है तो वो सॉल्ट बिल्कुल ऊपर ऐसे डाइक की तरह उभर आते हैं, और जब डाइक की तरह उभर आते हैं तो लगता है जैसे यहाँ पर वोल्केनो प्लग या प्लग कौन था, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर शो करते हैं। तो ये सारे क्या है? कूट ज्वालामुखी भू आकृतियां, ठीक है ना। मानव जीवन और संरचनाओं को क्षति बहुत कम इस आधार पर किया जा सकता है क्या कि ज्वालामुखियों का पूर्वा वितरण, वितरण निर्धारित है, उनकी हरकत निर्धारित नहीं है ना। बस यही कर सकते हैं कि हम उस जगह पर फर्न बनाएं जहाँ पे जलजला आने वाला है ना, तो हम बिल्कुल इससे बच सकते हैं कि हमें पता है कि यहाँ ज्वालामुखी उगा रहे हैं, तो भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, वहाँ मानव को आवासित करने की जरूरत नहीं है, हटा लो मानव को वहाँ से, क्योंकि इनको आप नहीं कह सकते कब फूटेंगे, ये कभी भी तीव्रता से उद्गारित हो सकते हैं। तो आप वहाँ पे केवल आवास न बनाएं, आप सुरक्षित हैं, है ना। मुंबई के ब्रजेश्वरी मंदिर के 7 कुंड में से लगातार गर्म पानी आता है, पास से एक नदी गुजरती है, ये किस कारण आता है? मुंबई क्या है? मुंबई एक द्वीप है, मुंबई कई द्वीपों का क्या है? कॉम्बिनेशन है ना, वो तो जबरदस्ती उसको जोड़ लिया हर जगह से, तो वह टेक्टोनिक रूप में या कहा जाए कि पहले से ही पूरा अरब सागर पहले ज्वालामुखी उद्गारों से क्या है? गुजरा है, वहाँ पर कई उल्कापिंड वगैरह भी टकराए हैं, पूरे अरब सागर में यह चीज़ वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अगर आप इंडियन प्लेट का मूवमेंट देखोगे तो वाला जोन एक्टिविटी वाला जोन है हिमालय में भुज तक फॉल्ट है, वो फॉल्ट आगे भी विस्तारित है, तो यह उसी प्रक्रिया का नतीजा है, उसके नीचे होने वाली क्रियाएं, ठीक है ना। तो एक्टिव जोन है ये, इसलिए आर्कटिक अंटार्कटिक क्षेत्र में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाया? बेटा अंटार्कटिक में पाया तो जाता है, मैंने आपको प्रशांत मेखला इरेबस से शुरू कराई है। माउंट इरेबस कहाँ है? रास द्वीप अंटार्कटिका, है ना, वहाँ पर है, और आर्कटिक में ऐसा नहीं है। अब चलो हेडिंग लिखो भूकंप में, अच्छा परिभाषा लिखो, देखिए लिखिए भूकंप, भूकंप, भूकंप आकस्मिक, भूकंप आकस्मिक, आकस्मिक अंतर्जात, अंतर्जात पृथ्वी के अंदर, भूकंप आकस्मिक अंतर्जात बलों की, भूकंप आकस्मिक अंतर्जात बलों के असामान्य कंपन के रूप में, अंतर्जात बलों के असामान्य कंपन के रूप में भूपृष्ठ पर प्रदर्शन है, के रूप में भूपृष्ठ पर प्रदर्शन है, भूपृष्ठ पर प्रदर्शन है। तो जो अर्थक्वेक है यह
आकस्मिक अंतर्जात बल के अंतर्गत रखा गया है, राइट। यह आकस्मिक अंतर्जात बल का भूपृष्ठ पर असामान्य कंपनों के रूप में क्या है, प्रदर्शन है। उसे लिखिए, सामान्यतः सामान्यतः प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से, सामान्यतः प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से पृथ्वी की सतह पर होने वाले असामान्य और आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाते हैं। आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाते हैं। भूकंपों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। भूकंपों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक कारण में पृथ्वी से संबंधित कारण, पृथ्वी से संबंधित और पृथ्वीत्तर, पृथ्वी से संबंधित और पृथ्वीत्तर कारण। मतलब जो पृथ्वी से संबंधित है, जो पृथ्वी के अतिरिक्त अंतरिक्ष वगैरह से भी संबंधित हो सकते हैं। कोई उल्का पिंड आके टकरा जाएगा तो क्या कंपन नहीं होगा क्या? कोई धूमकेतु आके टकरा जाएगा तो कंपन होगा, राइट। ये दोनों शामिल किए जाएंगे। तो पृथ्वी से संबंधित जो कारण वो यहाँ है भ्रंशन, भ्रंशों का निर्माण हो जाए। हम लोगों ने भ्रंश देखे थे ना, वो 3-4 जो उस समय देख रहे हो, जब चट्टानी चल रही थी तो कंपन हो रहा था, राइट। सामान्य कंपन, सॉरी सामान्य भ्रंश और उत्क्रम भ्रंश, स्ट्राइक स्लिप वाला जो था, और फिर उसके बाद ऑब्लिक, है ना। ये 4 हमने देखे थे वहाँ पर। तो पृथ्वी से संबंधित तो पहले अगर भ्रंश कहीं पे पड़ जाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर है ज्वालामुखी क्रिया में ज्वालामुखी जन्य भूकंप। जहाँ जहाँ ज्वालामुखी वहाँ भूकंप है, जहाँ जहाँ भूकंप हो वहाँ ज्वालामुखी की अनिवार्यता नहीं है। तो ज्वालामुखी आने पर भूकंप आएंगे ही आएंगे, तीव्रता का अंतर हो सकता है ना। फिर प्लेटों की गति, फिर भूगर्भ में गैसों का विस्तार, भूगर्भ में गैसों का विस्तार, फिर प्रत्यास्थ पुनश्चलन, इलास्टिक रिबाउंडेशन, फिर भू संतुलन जनित भूकंप, फिर पृथ्वी का घूर्णन। बड़ा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, पृथ्वी का घूर्णन। फिर भूस्खलन, यह प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव जनित भी हो सकता है। भूस्खलन या लैंडस्लाइड, भ्रंशन, ज्वालामुखी, प्लेटों की गति, भूगर्भ में गैसों का विस्तार, प्रत्यास्थ पुनश्चलन, भू संतुलन जनित भूकंप, पृथ्वी का घूर्णन और भूस्खलन। जो भूस्खलन है वो स्थानीय स्तर को ज्यादा प्रभावित करेगा, लोकल लेवल पे। जैसे कहीं भी अगर पर्वत से चट्टाने वगैरह गिरे, अगर यहीं पे 4-5 चट्टाने लाके पटक दी बड़ी 50-50 किलो की, तो जहां आसपास पटका जाएगा वहां क्या होगा? अरे एक ट्रक के तेजी से हाईवे पे आप खड़ो, तेजी से ट्रक निकल जाए तो आदमी कुछ न कुछ तो कंपन हो जाता है, मतलब है ना। तो स्थानीय स्तर पर यहाँ पर कंपन होते हैं, लेकिन लोकल लेवल के होते हैं, इतने लार्ज स्केल पर जनरेट नहीं होते। तो ये हो गया यहाँ पे, हर एक को देखेंगे थोड़ा बहुत, जो आप कहेंगे उसको लिखवा देंगे। पृथ्वीत्तर के अंतर्गत उल्कापिंड तथा धूमकेतुओं का, धूमकेतुओं का पृथ्वी से टकराना, ये हो गया प्राकृतिक के अंतर्गत। अब मानव जनित देखें, परमाणु बम विस्फोट परीक्षण, फिर इसके बाद यहां पर बड़े बांध व जलाशय, खानों की छतों का धंस जाना, खनन उद्योग में विस्फोटकों का उपयोग, और शेल गैस निष्कर्षण। परमाणु बम विस्फोट परीक्षण, बड़े बांधों व जलाशय का प्रभाव होगा, खानों की छतों का धंस जाना, खनन उद्योग में विस्फोटकों का उपयोग और शेल गैस निष्कर्षण। 3 तो कैसा हुआ? लोड तो पृथ्वी पर ही पड़ रहा है, वितरित हो जाए लोड तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सामान यूज कर रहा है वो पृथ्वी से लिया गया,
लेकिन वेट वितरित हो जाए बराबर तो दिक्कत नहीं। कुछ क्षेत्रों में लोड ज्यादा हो जाने पर यह क्रिया क्या होती है, डेवलप होती है ना। नहीं, पृथ्वी के गुणन पे पानी ध्यान देता है, चट्टानों पे काम किया जाता है बस। ये लिख लिया, ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं इसमें, जहां जरूरत हो कुछ लिखाएंगे, नहीं तो लिखाने वाला नहीं है ये। पहले भ्रंशन, तो भ्रंश क्या है, भ्रंश वह चौड़ी दरार है जिसके सहारे चट्टानों के खंड गति कर जाते हैं, और इस प्रक्रिया में अगर भ्रंशों में जो एनर्जी स्टोर है वो क्या है, रिलीज होती है। तो दो चीजें, एनर्जी का रिलीज होना और चट्टानों का एकाएक गति कर जाना। राइट, अब सिंपल है, अगर बस भी खड़ी है, ट्रेन भी खड़ी है और एकाएक चलते तो क्या होता है, आदमी गिरने की स्थिति में आ जाता है। तो इसी तरह अगर यहाँ चट्टान मूव कर जाए एकाएक, तो एक बड़े क्षेत्र में कंपन की दशाएं बनती हैं। और यहाँ पर भ्रंश उतने होंगे जो हम लोगों ने पर्वत वगैरह के उसमें लिखे हुए हैं, वो यहाँ ध्यान रखना है। फिर ज्वालामुखी, ये तो पता है कि ज्वालामुखी क्रिया में जो मैग्मा है वो भूपृष्ठ को तोड़कर, चट्टानों को तोड़कर बाहर आता है। तो जितना तीव्र विस्फोट होगा वो उतना तेज चट्टानों में क्या है, कंपन होता है। राइट, तो यहाँ पर जो अभिसारी प्लेट किनारों के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वो अधिक विस्फोटक होते हैं। लावा की शांता और उनमें उपस्थित गैसों की अधिकता के कारण उद्गार बड़ी तीव्रता से होते हैं, और जहाँ पर उद्गार मंद है वहाँ पर भूकंपों की तीव्रता काफी कम हो जाती है। तो ज्वालामुखी उद्गारों में चूंकि मैग्मा भूपृष्ठ को तोड़कर बाहर आता है और उसके कंपनों की दशाएं निर्मित होती हैं। तीसरा है प्लेटों की गति, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी। अभिसारी और संरक्षी में तीव्र भूकंपों की दशाएं बनती हैं, और अपसारी में शांत रहता है, तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तीव्रता हो जाएगी, ट्रेन आप जोन के सहारे कर लेंगे जहाँ कहीं होना होगा। फिर भूगर्भ में गैसों का विस्तार, अगर भूगर्भ में जब खनिज वगैरह किसी कारण पिघलते हैं तो होता है, तो वहाँ पर गैसें फैलती हैं, और गैसें फैल करके भूपृष्ठ के आधार को दबाव डालती हैं आधार पर, उससे कंपनों की दशाएं पैदा हो सकती हैं। फिर प्रत्यास्थ पुनश्चलन, इस पर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। रेडी, लिखो प्रत्यास्थ पुनश्चलन, प्रत्यास्थ पुनश्चलन तथा भूकंप। बस ऐसे स्टार बना के लिख लो कुछ, थोड़ा ये दो चीजों पर डिस्कस करना पड़ेगा, ये दो को लिखाना पड़ेगा, बाकी जरूरत नहीं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन तथा भूकंप, प्रत्यास्थ पुनश्चलन तथा भूकंप। अब ऐसे मोटे तौर पर सोचो, अगर रबड़ है, रबड़ तनी हुई है, और अगर वही रबड़ टूट जाए तो रबड़ के जो टूटे हुए हिस्से हैं वो अपनी जगह लेने के लिए फिर से क्या होंगे, वापस आएंगे। खींची हुई है, टूटा तो वापस आ जाएंगे, और जो खींचे हुए उसके हाथ में पूछो क्या दिखती है ना, जितना ज्यादा वो खींचा होगा उसके दोनों हाथों में उतना ज्यादा वो क्या होगा, महसूस होगा। तो ये जो रबड़ के जो बाकी हिस्से थे टूटने के बाद वापस क्यों गए, इलास्टिसिटी के कारण, प्रत्यास्थता के कारण। राइट, प्रत्यास्थता वह गुण है, इलास्टिसिटी वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने स्वरूप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और यदि उसके स्वरूप में एक सीमा तक परिवर्तन कर भी दिया जाए तो जब परिवर्तनकारी बल हट जाते हैं तो वह पुनः अपना स्थान लेने का प्रयास करती है, अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास करती है। ये इलास्टिसिटी है। जब ये खींचा था तो यहाँ पर हमने बल जबरदस्ती लगाया था और उससे ज्यादा बल लगा दिया तो टूट गया। टूटने के बाद इलास्टिसिटी के कारण वापस अपनी जगह पे क्या है, वापस जाएगी, अपना स्थान फिर ग्रहण करेगी, और इस प्रक्रिया में यहाँ पर झटके पैदा होते हैं। यही चीज भूपृष्ठ पर चट्टानों पे होता है। अगर भूपृष्ठ की चट्टानें तनाव के अंतर्गत है, कहीं कोई ऐसा बल इन पे लग रहा है जिसमें ये तनाव में है, राइट, और अभी इनकी एनर्जी रिलीज नहीं हुई तो तनाव में बनी रहती है, और जब कभी भी ये टूटती हैं, कैसे भी जब भी कभी ये टूटती हैं तो टूटने के बाद अपनी प्रत्यास्थता के कारण ये अपना स्थान लेने का क्या करती हैं, प्रयास करती है, नई पोजीशन पे जाने का क्या करेंगी, प्रयास करेंगी, और इस प्रक्रिया में जब गति होती है तो उनसे उत्पन्न होने वाले भूकंप प्रत्यास्थ पुनश्चलन जनित भूकंप कहलाते हैं। कर्म है देखो, प्रत्यास्थ पुनश्चलन, प्रत्यास्थता के कारण पुनः ये चल रही है, प्रत्यास्थता के कारण पुनः ये चल रही है। अगर यहाँ पर मान लो कोई भी अगर कोई ऐसी चीज हो जो अगर मान लो इसके दबाव दिए हैं और अगर ये टूटता है तो ये हिस्सा इधर खींचेगा और ये हिस्सा क्या है, दूर की तरफ। जब भी आप कोई चीज तोड़ोगे तो दोनों टुकड़े अलग अलग दिशाओं में क्या है, मूव कर जाते हैं। वो मूव क्यों करते हैं, अपने प्रत्यास्थता के गुण के कारण। ठीक है ना, इसको लिखिए, प्रत्यास्थ पुनश्चलन, प्रत्यास्थ पुनश्चलन, पुनश्चलन का सिद्धांत, का सिद्धांत, का सिद्धांत रीड महोदय द्वारा, रीड महोदय द्वारा, अंडरलाइन कर लेना, रीड महोदय द्वारा कैलिफोर्निया के भूकंप के अध्ययन के उपरांत, कैलिफोर्निया के भूकंप के अध्ययन के उपरांत दिया गया, भूकंप के अध्ययन के उपरांत दिया गया। तो कैलिफोर्निया में कौन सा फॉल्ट है, ट्रांसफॉर्म कह सकते हो या स्ट्राइक स्लिप कह सकते हो या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। कैलिफोर्निया में कौन सी प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव है ना, राइट। तो वहां पर चट्टानें ऐसे रगड़ रही, और इसमें जब दोनों के बीच घर्षण ज्यादा है तो कोई भी आगे नहीं जा रही है, और जब इनके बीच जो एनर्जी स्टोर हुई है वो घर्षण से ज्यादा है तो क्या होगी, मूव कर जाएंगे, राइट। तो इन्होंने कैलिफोर्निया के अर्थक्वेक की स्टडी की और उसके आधार पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। ठीक है ना, तो इनके अनुसार, इनके अनुसार भूपृष्ठ पर चट्टानें, भूपृष्ठ पर चट्टानें विभिन्न बलों के अधीन, चट्टानें विभिन्न बलों के अधीन तनाव की अवस्था में रहती है, तनाव की अवस्था में रहती है। जब चट्टानें टूटती हैं, जब चट्टानें टूटती हैं तब तनाव मुक्त हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है। ऊर्जा निष्कासन, ऊर्जा निष्कासन और प्रत्यास्थता के गुणों के कारण, प्रत्यास्थता के गुण के कारण, ऊर्जा निष्कासन और प्रत्यास्थता के गुण के कारण प्लेटों में के कारण चट्टानी खंडों में उत्पन्न गति के अधीन, चट्टानी खंडों में उत्पन्न गति के अधीन भूकंपों की उत्पत्ति होती है, के अधीन भूकंपों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं भूकंपों को प्रत्यास्थ पुनश्चलन जनित, इन्हीं भूकंपों को प्रत्यास्थ पुनश्चलन जनित
भूकंप कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि मान लो जैसे ये रॉक है और ये तनाव में, और जब ये टूटेंगी इनका तनाव मुक्त होगा और ये मूव कर जाएंगे। और जब इस तरह से टूट के चलेंगी तो जो इनमें आगे पीछे कहीं भी गति होगी, ये इनकी इलास्टिसिटी के कारण, प्रत्यास्थता के कारण। तो टूटने के बाद प्रत्यास्थता के, ये टूटने बाद अपनी जगह रह सकती थी, गति क्यों कर रही है, टूटी वहीं पे रहेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी इलास्टिसिटी इन्हें अपनी जगह पे रहने नहीं देगी, वहां से इन्हें गति के लिए मजबूर कर देगी। तो जो ये फिर से इनमें गति होती है टूटने के बाद, एक तो एनर्जी का रिलीज होना और दूसरा इनका तीव्र मूवमेंट, यह भूकंपों की उत्पत्ति करता है और इसे हम प्रत्यास्थ पुनश्चलन जनित भूकंप कहते हैं। ये सर्वाधिक इसकी व्याख्या जो या इसका संबंध जो है वो सबसे ज्यादा संरक्षित प्लेट किनारों के अंतर्गत माना जाता है, राइट। लेकिन अब हम भूकंपों की अधिक व्याख्या इसके सहारे करने लगे हैं, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्लियर वाली बात, पीछे तक में क्लियर बात क्लियर हुई कि नहीं? डन, गुड। फिर भू संतुलन जनित भूकंप, भू संतुलन जनित भूकंप, भू संतुलन जनित भूकंप, भू संतुलन जनित भूकंप। लिखो कौन सा गाना था? लिखो घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर, नहीं उसकी धुन अच्छी लगी इसलिए मैंने पलट के पूछा, है ना। घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर, घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर विभिन्न ऊंचाइयों वाली भू आकृतियां, विभिन्न ऊंचाइयों वाली भू आकृतियां, भू आकृतियां दुर्बलता मंडल में, दुर्बलता मंडल में विभिन्न गहराइयों में प्रवेश कर, दुर्बलता मंडल में विभिन्न गहराइयों में प्रवेश कर अपने संतुलन को बनाए रखती हैं, अपने संतुलन को बनाए रखती हैं। संतुलन की यह दशा, संतुलन की यह दशा ही, संतुलन की यह दशा ही समस्थिति कही जाती है। आइसोस्टेसिस, इक्विपोज, समस्थिति, संतुलन की दशा मतलब समस्थिति कही जाती है। आइसोस्टेसिस सोचने वाला विषय है ना कि आखिरकार घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर पहाड़ भी टिका है, पठार भी टिका है, सब टिके हैं, ये लुढ़क क्यों नहीं जाते, टॉपल डाउन क्यों नहीं हो जाते, राइट। घूमा और एवरेस्ट नीचे से नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। अर्थात कुछ न कुछ मैकेनिज्म है जिसमें ये अपना संतुलन बनाए रखती हैं। उसी मैकेनिज्म को, उसी यांत्रिकी को भू संतुलन या समस्थिति कहा जाता है, राइट। और हर एक जो कहा जाए कि भू आकृति है वो अपने संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती है। लेट अज्यूम, अगर मान लें यहां पर ये, मान लो यहां पर ओशन है, अब ये समझो यहां पर ऊंचा क्षेत्र और ये नीचा क्षेत्र, और यहां पर हम मान लेते हैं ये हमारे पास या लिथोस्फीयर का एरिया हो गया कुछ, और नीचे ये एटमॉस्फेयर है, इसकी डेप्थ कुछ और हो सकती है, इसकी डेप्थ एटमॉस्फेयर में कुछ और हो सकती है, राइट। अब इस प्रकार जो पर्वत हैं या फिर जो इधर मंग तट वाले या तटीय क्षेत्र हैं और जो सागर की तली है, ये सब दुर्बलता मंडल पर अपने आप को टिकाए हुए हैं, संतुलन बनाए हुए हैं, और इसी संतुलन के तहत ये विभिन्न ऊंचाइयों में क्या है, मेंटेन है, राइट। लेकिन जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहां पे अपर्दन होता है और निचले क्षेत्रों में निक्षेपण होता है, जमाव होता है। और जब यहां पर अपर्दन होगा नदियों आदि द्वारा, तो ये ऊपर के पदार्थों को नीचे लाया जाएगा और ये महासागर की तली में क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। ऊपर से अपर्दन होने का मतलब है और यहां पर निक्षेपण होने का मतलब है कि इन दोनों की संतुलन की दशाओं में अंतर आना, राइट। और जब ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है तो ये स्वयं को संतुलित कर लेते हैं। कैसे? थोड़ा हटा तो धीरे से ऊपर उठ गया, दबाव कम हो जाएगा तो क्या होगा, उतना ऊपर उठ जाएगा। और यहां जितना नीचे आया वो जो थोड़ा नीचे धसा, तो ये थोड़ा सा नीचे धसा तो ऊपर वाले हिस्से को टेंपरेचर ज्यादा मिलेगा तो उतना पिघल जाएगा, पिघल करके फिर क्या करेगा, यहां पर मैग्मा जनरेट होगा और मैग्मा क्या होगा, फिर इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो मोटे तौर पर यह संतुलन बना रहता है। और अगर संतुलन में कुछ अव्यवस्था भी होती है तो पुनः संतुलन प्राप्त करने की प्रक्रिया इतने मंद गति से होती है कि हमें उसका आभास नहीं होता। किंतु जब कभी यह प्रक्रिया बड़े स्तर पर संपन्न होती है तब संतुलन एकाएक स्थापित किया जाता है, अर्थात संतुलन स्थापित करने की प्रक्रियाएं तीव्र हो जाती हैं। तब उस समय हमें इस संतुलन की व्यवस्था पाने के क्रम में भूकंपों का अनुभव होता है और ऐसे भूकंपों को संतुलन जन्य भूकंप कहते हैं। और ये वलित पर्वतों के सहारे यह परिघटनाएं प्रायः देखी जाती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स आपने आपसे कहा था कि संतुलन जन्य भूकंप भी क्या है, यहां निर्मित होते हैं। लिखो बात कर लेते हैं, समझ आएगा। संतुलन की यह दशा ही समस्थिति कहलाती है। एक तो ये डायग्राम बना दो काम करेगा। प्रत्यास्थ पुनश्चलन में प्रत्यास्थता के आधार पर व्याख्या की गई है, भ्रंश वाले में प्रत्यास्थता नहीं, भार वगैरह के आधार पर व्याख्या की गई है। तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है दोनों में।
ओके देखिए डायग्राम बनाना जरूरी है, याद रखिएगा। डायग्राम बनाना मुश्किल लग सकता है लेकिन आप बनाओगे तो हो जाएगा। बचपन में हम लोग की आम जो है वो जो कलर ट्रे होती थी उसको रख के ही बनाते थे, इतनी अच्छी आर्ट। मैं तो कुख्यात था, मतलब आर्ट का मतलब कुछ नहीं होना है ना। साड़ी का किनारा कभी साड़ी नहीं, किनारा तो बाद में था है ना। दो ही आर्ट होती थी, साड़ी का किनारा बताओ क्या करिए। तो पता हमारी जो मैम थी बहुत दिनों बाद मिली, जब हम लोग एक सेमिनार में गए थे तो वो भी आई थी वहाँ, तो पहचान गई। तो तुम्हारी आर्ट कैसी है, अब कैसी है? हमने कहा मैम मेरे जीवन में आप ही सबसे खूबसूरत औरत थी और जिनका सामना करने से मैं कितना कतराया हूँ मैं क्या बताऊँ। आप इतना खौफ पैदा करती थी, क्या बताया जाए, है ना। लेकिन अब खौफ नहीं, अब ठीक हो गई आज। चलो तो आर्ट पेपर खतरा भी पैदा करती है। देखो इसमें इसके नीचे भूपृष्ठ पर ऊंचे क्षेत्रों का अपवर्तन होता है, ऊंचे क्षेत्रों का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तित मलबा महासागर की तली में, महासागर की तली फाइनल डेस्टिनेशन लेके चल रहे हैं, महासागर की तली में एकत्रित किया जाता है, महासागर की तली में एकत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया में इन भूआकृतियों में स्थापित संतुलन भंग हो जाता है, तथा उत्थान एवं अवतरण की प्रक्रिया द्वारा ये पुनः संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। प्रायः यह प्रक्रिया इतने मंद गति से होती है जिसका प्रभाव महसूस नहीं होता है। किंतु जब यह प्रक्रिया बृहद स्तर पर अचानक होती है तब वृहद स्तर पर कंपन उत्पन्न होते हैं। इन्हें भूसंतुलन जनित भूकंप कहा जाता है। वलित पर्वतों के सहारे जो युवा वलित को ध्यान रखना, युवा वलित लिख सकते हो, युवा वलित पर्वतों के सहारे, कर लो प्लीज, युवा वलित पर्वतों के सहारे इस प्रकार के भूकंप पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, मैदानी भाग का अपवर्तन उतना नहीं होता क्योंकि मैदानी भाग जो है समतल, जिस स्तर पे अपवर्तन ऊंचे क्षेत्रों का होगा, मैदानी भाग किसके कारण बनाए? ऊंचे वालों के कारण। वो तो बेचारे हमेशा खतरे में बने रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे इसके चांस क्या होंगे ज़्यादा। ठीक है, एसी की स्पीड वगैरह सही है ना, एक तो चिट्ठी पड़ी हुई है एसी की स्पीड ठीक ठाक। चलो तो यहाँ पे हो गया। अब इसको देख लेते हैं। और पृथ्वी का घूर्णन, कुछ विद्वानों का कहना है कि अर्थ नॉर्मली तो बहुत बैलेंस रोटेट करती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार अर्थ अपनी कीली पे वॉबल करे तो भूकंपों की उत्पत्ति हो सकती है। ये रेयर भूकंप है, राइट। तो एक कारण है लेकिन यह ऐसा सामान्य कारण नहीं है। फिर भूस्खलन, जब पर्वतीय भागों में प्राकृतिक कारणों से कहा जाए, देखो भूस्खलन जो होता है वो क्या होता है कि अगर यहाँ पर यह पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय भाग में अगर दरार आदि का निर्माण है तो यहाँ से चट्टानें अपना क्षेत्र छोड़ देती हैं और तलहटी क्षेत्र में गुरुत्व और ढाल के अधीन गति करती हैं। तो जब कभी पर्वतीय भागों में कहीं प्राकृतिक कारणों से अगर भ्रंश आदि का निर्माण हुआ है तो वहां से जो चट्टानें हैं वो सतह से अपना संपर्क छोड़ देती हैं और निचले भागों की ओर गति करती हैं। यह तीव्र संचलन ही भूस्खलन कहलाता है। होता क्या है, पर्वतीय भाग है तो ऑटोमेटिकली इसमें ग्रेविटी तो काम कर ही रही है, ये तनाव में बनी हुई है और इनमें दरारें बनी हैं। और लेट अज्यूम अगर यहाँ पर ये रॉक्स हैं अगर, और इस प्रक्रिया में अगर यहाँ पर बरसात वगैरह ज्यादा हो गई तो जो रॉक्स होती हैं ये वाटर सैचुरेट हो जाती हैं। तो वाटर सैचुरेट हो जाती है तो ये फूलती हैं तो ये आगे वाले को धक्का लगाती है, इसको धक्का लगाती है, सब धक्का लगाए पड़े हुए हैं, राइट। इसमें से अगर कोई मूव करती तो पीछे की सब धड़ाते हुए आगे की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि नदी वगैरह चट्टानों को तोड़ के ले जाती हैं। यहाँ चट्टान पानी को ले जा रही है, पानी चट्टान को नहीं ले जा रही, पानी को लेकर के बिल्कुल सैचुरेट है, फूली हुई है, धक्का दे रही आगे वाले को, जब वो छूटेगा तो सब अपने साथ पानी लेके क्या है चले जाए। यहाँ पानी मलबा नहीं लेके जाता, यहाँ मलबा पानी लेके जाता है, मलबा पानी लेकर जाता है। और जब बृहद स्तर पर होता है, तीव्र संचलन होता है तो यहाँ पर कुंटलों टनों मटीरियल ऊपर का क्या है नीचे आता है, तो उस पूरे क्षेत्र में असामान्य कंपन की उत्पत्ति करता है। ये भूस्खलन जनित भूकंप कहलाते हैं, राइट। लेकिन स्थानीय स्तर पर ही इसका प्रभाव होगा। ओके, हाँ प्लीज। हाँ क्या, हाँ भूकंप से भूस्खलन आएगा, सही बिल्कुल सही।
फिर यहां पर उल्का पिंड धूमकेतु का पृथ्वी से टकराना, अभी तो समझ जाओ। ठीक, नहीं ऐसा जाने से समझाई दीजिए, दिया हुआ है ना। फिर परमाणु विस्फोट परीक्षण, यहाँ पर कुछ विशेष क्षेत्र चैम्बर वगैरह क्रिएट किए जाते हैं या सूखे कुएं या कुछ क्षेत्र लिए जाते हैं, वहां पर जाकर के पूरा मटेरियल सेट किया जाता है, फिर उसे कंक्रीट से बंद किया जाता है और फिर जाकर वहां पर विस्फोट रिमोट द्वारा किया जाता है, जब अपार ऊर्जा निकलती है और यह भूकंप पूरी पृथ्वी पर महसूस होता है, भले उसके कंपन का स्तर बहुत कम हो। राइट, तो यहाँ पर परमाणु बम विस्फोट से भी आता है। बड़े बांध हो जलाशय, इसे थोड़ा समझो। मान लो जैसे यह नदी है और नदी जैसे जब ये बहती है तो यहाँ पर अगर हम इसके आगे कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दें जो इसके पानी को रोक ले, तो यह स्ट्रक्चर जो है वो बांध कहलाता है। तब भागती भागती आती है नदी, कहती है डैम। यहाँ पर इसे क्या मिला? डैम मतलब बांध। तो यहाँ पर ये बन गई, जब ये बन गई तो यहाँ पर इसके पानी को एकत्रित करने के लिए क्या चाहिए? जलाशय, रिजर्वायर। अब यहाँ जलाशय बनाया जाता है और जलाशय में बहुत ज्यादा जलराशि होती है। अब यह जलराशि यहाँ निचली चट्टानों पर लगातार क्या करेगी? प्रेशर डालेगी, ठीक है ना। और इसमें ऐसा तो है नहीं कि पानी हमेशा एक जैसा रहेगा, पानी का स्तर कम ज्यादा, गाद का स्तर, ये सब तो लगातार जब ये दबाव में होता है ये चट्टानें तनाव में बनी रहती हैं और समय के साथ इसमें छोटी छोटी दरारों का क्या होता है? निर्माण होने लगता है। और जब ये चौड़ी होती हैं और किसी समय ये मूव कर देती हैं तब यहाँ भ्रंश के सहारे तीव्र भूकंपों की क्या है? उत्पत्ति होती है। 1967 कोयना, महाराष्ट्र, राइट, वहाँ का जो भूकंप आया वो कोयना नदी, जो कृष्णा की सहायता है, वो कोयना नदी पर बने हुए जलाशय का ही परिणाम था। राइट, तो वहाँ पर जब यह जलाशय का जल निचली चट्टानों पर दबाव डालता है, इन दबावों में पहले महीन दरारों का निर्माण होता है, समय के साथ दरारें बढ़ती हैं और ये भ्रंश में बदलकर अगर ये मूव कर जाए तब यहाँ पर बांध वगैरह टूट जाएंगे भूकंप से, तो यह जलाशय जनित भूकंप कहलाता है। रिजर्वायर इंड्यूस्ड भूकंप, मानव जनित जितने भी भूकंप हैं वो प्रेरित भूकंप कहलाते हैं। इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, नेचुरली वो नहीं होते होंगे, मानव की गतिविधियों ने उनको क्या कर दिया है? प्रेरित कर दिया है। ये बांध जनित भूकंप होते हैं। यहाँ पर खानों की छतों का धस जाना, जो खदान होती है ना, कई बार कोयले वगैरह की खदान है, उनमें जब सुरंग बना करके खुदाई की जाती है तो अंदर ही अंदर वो खोखली हो जाती है, केवल उनके ऊपर छत बचती है। उन छत को पिलर्स हाथ के द्वारा सेट कर दिया जाता है, लेकिन कई बार जब लगातार पानी वगैरह बरसे तो ऊपर से वो पानी से बिल्कुल सैचुरेट हो जाती है और नीचे अगर उन्हें आधार न मिले तो वो भारी होकर क्या है? कई किलोमीटर की छत नीचे धसती है और उससे जो भूकंपों की उत्पत्ति होती है वो खान जनित या खदान जनित भूकंप, इसको हम निपात भूकंप कहते हैं। एनसीईआरटी इसके लिए टर्म यूज करती है नियात भूकंप, कोलैप्स अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक। एनसीईआरटी ने इसके लिए टर्म यूज किया है नियात भूकंप, नियात भूकंप, जब खदानें अंदर से खूब नहीं, अब मिट्टी नहीं डालते हैं, फ्लाई एश डालते हैं। अब हम कुछ चीजों एक निकलता है पदार्थ, अब हम उन चीजों को डालते हैं, राइट, जो यहाँ पर जो अनुपयोगी है, हम उनसे यहाँ पे भरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसे नियात भूकंप कहा जाता है। फिर खनन उद्योग में ऐसे उद्योग जिससे मान लो निर्माण सामग्री जैसे गिट्टी वगैरह प्राप्त की जाती है, राइट, तो वहां पर बड़े बड़े पहाड़ों के क्षेत्र को क्या है? बारूद से उड़ाया जाता है, यहाँ पर डायनामाइट से उड़ाया जाता है। कभी फिल्म में देखा होगा कि फिल्म के लास्ट में हीरो की मां जो है उसी इलाके में चली जाएगी, है ना। फिर देखो विस्फोट होता रहता है और इधर उधर, तो विस्फोट किसके हैं? डायनामाइट के हैं। जो वहां पर पत्थरों आदि को तोड़ने के लिए जो डायनामाइट वगैरह लगाते हैं, जो ठेकेदार होता है वह यह चेक करता है कि अगर इतना विस्फोट करेंगे तो रिक्टर स्केल पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी। वो वहां चेक करके तय करते हैं कि इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पूरा क्षेत्र भूकंप से त्रस्त हो जाएगा। तो वहां भी जो खदानों में विस्फोटों का उपयोग करते हैं तो वहां भी स्थानीय स्तर पर भूकंपों की दशाओं का निर्माण होता है। शेल गैस निष्कर्षण, यह हाल के वर्षों में यह स्थिति देखी गई है। अगर ये मान लो यह भूपृष्ठ है और नीचे अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जो महीन कणों वाली अवसादी चट्टानें हैं, जिन्हें हम शेल कहते हैं, शेल जो है महीन कणों वाली अवसादी चट्टानें हैं, उनकी परतों के बीच में ऑयल और गैस होता है। इन्हें हम शेल ऑयल एंड शेल गैस कहते हैं, शिला तेल और शिला गैस कहते हैं, और ये वर्तमान में वैकल्पिक ईंधन के रूप में माने जा रहे हैं। तो इनकी जो निकालने की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। वह प्रोसेस कहलाता है फ्रैकिंग, वह प्रोसेस कहलाता है फ्रैकिंग। इसमें पहले एक कहा जाए कि वर्टिकल ड्रिलिंग होती है इस तरह से, फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होती है और फिर इसके बाद यहाँ ऊपर से पानी और केमिकल, वाटर और केमिकल मिलाया जाता है और बहुत तीव्र बौछार यहाँ पे की जाती है, जिससे यहाँ चट्टानें टूटती हैं और उनसे गैस मुक्त होती है। वह गैस वापस ऊपर चढ़ती है या उसके लिए अलग वेल भी खोदा जा सकता है, वापस ऊपर चढ़ती है और वह गैस फिर एकत्रित की जाती है। तो इस प्रक्रिया में वो चट्टानें तो टूटते ही हैं जहां से गैस प्राप्त करना है और इनमें फिर छोटी छोटी दरारों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जो बाद में इन क्षेत्रों में भूकंपों का कारण बनती हैं। चीन और यूएसए के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां शेल गैस का निष्कर्षण किया गया है और वहां पर अब भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, अर्थात वहां भूकंप बार बार महसूस किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसका संबंध शेल गैस निष्कर्षण से जोड़ा है। तो लेटेस्ट कारणों में अब यहां शेल गैस निष्कर्षण है। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा घटित क्षेत्र के आधार पर, मतलब कहां यह घटित हो रहा है। यहां पर हो जाएगा पहले समुद्री भूकंप या अंतः सागरीय भूकंप, यह भाग में स्थापित हो। फिर दूसरा है यहां पर, तो एनसीईआरटी में ऐसा क्लासिफिकेशन दिया होगा खास तौर पे, यूपीएससी पूछेगी तो इसी में से पीटी में कुछ पूछेगी। ज्वालामुखी जन्य और यहां पर प्रत्यास्थ पुनश्चलन, परमाणु बम परीक्षण, रिजर्वायर इंड्यूस्ड, और फिर यहां पर हो जाएगा एक निपात या नियात भूकंप। तो एक कारण के आधार पर वही सब होंगे जो हमने वहां पे देखे थे, लेकिन इतने ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है भूकंप मूल की गहराई के आधार पर।
तो यहां पर अगर हम देखें तो यह 3 प्रकार के हो जाते हैं, राइट। कहीं कहीं 50 भी मिलता है, 50 से 70, 70 किलोमीटर लेके चलिए। 70 किलोमीटर की गहराई तक जब फोकस होता है, भूकंप मूल होता है, तो इन्हें छिछले भूकंप कहते हैं, शैलो अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक, छिछले भूकंप, अर्थात इसमें जो फोकस की डेप्थ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और हमें जो भूकंप महसूस होते हैं अधिकांश भूकंप यही है, शैलो अर्थक्वेक। तो इनका संबंध किससे हो गया? लिथोस्फीयर से। किससे हो गया? लिथोस्फीयर से, राइट। बहुत डीप वाले हमें अनुभव नहीं होते ज्यादा, सबसे ज्यादा जो अनुभव होते हैं वो यही होते हैं जो लिथोस्फीयर में जनरेट होते हैं, ठीक है। ये छिछले, और यही सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। हर छिछला भूकंप खतरनाक हो जरूरी नहीं है, लेकिन खतरनाक भूकंप प्राय छिछले ही होते हैं। जैसे अब सारी प्लेट किनारे में आया, छिछला है, लेकिन वो खतरनाक नहीं होगा क्योंकि वहां इतना ज्यादा कंपन नहीं जनरेट हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पर सबडक्शन जोन है और ये छिछला भूकंप है तो यहाँ बहुत एनर्जी रिलीज होती है, तब यही सबसे खतरनाक। या फिर संरक्षित प्लेट किनारे वाला, है ना, तो ये अगर छिछले होते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तो यहाँ छिछले भूकंप, अधिकांश भूकंप जो हम महसूस करते हैं वो यही इसी नेचर के होते हैं। फिर 70 से 300 किलोमीटर, 300 से 350 भी हो सकता है। तो जो इस डेप्थ में आते हैं, इस डेप्थ में, इनको हम माध्यमिक भूकंप कहते हैं। माध्यमिक भूकंप, ये माध्यमिक भूकंप है, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक या इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। फिर इसके बाद इनकी गहराई जो हो सकती है, और वो हो सकती है 700 किलोमीटर। कोई कहीं कहीं 750 भी आपको मिल सकता है, पर बेनियाब जोन तो 700 ही कहता है। 700 किलोमीटर ये हो जाते हैं गहरे भूकंप, डीप अर्थक्वेक। 300 के बाद 400 प्लस पाताली भूकंप भी कहलाते हैं, ये गहरे भूकंप, डीप फोकस अर्थक्वेक। और 700 किलोमीटर के बाद अगर कुछ होता भी हो तो अभी हमें अंदाजा नहीं है, वैज्ञानिकों को इसका अंदाजा नहीं है। बेनियाब जोन भी 700 किलोमीटर तक की बात करता है कि इसके नीचे प्लेट जब जाती है तो इसके नीचे सर्वाइव नहीं कर सकती है ना। और जो मैग्मा आता है, तो चूंकि मैग्मा हॉट स्पॉट का किसी को यहाँ टकराता है तो वो छिछला भूकंप ही कहलाएगा, वो यहाँ पर छिछला भूकंप ही कहलाएगा। तो यहाँ पर अर्थक्वेक फोकस की डेप्थ के आधार पर 3 तरह के भूकंपों का वर्गीकरण होता है, छिछले भूकंप, माध्यमिक भूकंप और गहरे भूकंप। शैलो अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक एंड डीप अर्थक्वेक। 0 से 70 किलोमीटर छिछले, 70 से 300 माध्यमिक और 300 से 700 गहरे भूकंप। ठीक है, इसके नीचे लिखिए, देखिए भूपृष्ठ पर अनुभव होने वाले अधिकांश भूकंप छिछले फोकस वाले होते हैं, छिछले फोकस वाले होते हैं। छिछले फोकस वाले होते हैं जिनकी उत्पत्ति स्थल मंडल से संबंधित होती है। और स्थल मंडल पर प्लेटों की क्रिया, टूटना फूटना, दबाव, घर्षण, जिनकी उत्पत्ति स्थल मंडल में होती है। गहरे भूकंप की अपेक्षा छिछले भूकंप अधिक हानिकारक होते हैं, छिछले भूकंप अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा का अधिकांश भाग बिना रूपांतरित हुए भूपृष्ठ तक पहुंचता है। भूकंप से सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र पर न होकर उसके ठीक आसपास वाले क्षेत्र में होती है, किंतु पुनः दूरी बढ़ने के साथ, एपिसेंटर से मतलब, किंतु पुनः दूरी बढ़ने के साथ क्षति की दर में कमी आती है। अब यहां बात समझो हमेशा, जब जाके भूकंपीय तरंगें टकराएंगे, टकरा के फैलेंगे, तो जहां टकराएंगी, एपिसेंटर जहां सबसे पहले टकराएंगी, वहां सबसे ज्यादा क्षति नहीं होगी, क्योंकि यहां पर जो ऊर्जा आकर टकराएगी, अभी तरंगों में कंपन तेज डेवलप नहीं हुआ, आके बस तरंगें टकराएंगी। यहां से तरंगें क्या है, फैलना शुरू, इनके असली कंपन ठीक एपिसेंटर पे नहीं, एपिसेंटर के अगल जो सबसे पास क्षेत्र, जो सटा हुआ क्षेत्र है। लेकिन फिर जब दूरी बढ़ती जाएगी तो एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती जाएगी, तो फिर नुकसान की दर क्या होगी, कम होती जाएगी। तो सर्वाधिक नुकसान जो होता है वो एपिसेंटर के 500 मीटर 1000 मीटर वाले रेंज में ही ज्यादा नुकसान होता है। फिर दूरी बढ़ती जाएगी तो उसके साथ क्षति की दर क्या है, कम होती जाएगी, क्योंकि फिर उतनी स्ट्रेंथ तरंगों की नहीं रह जाएगी, क्योंकि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना, ठीक एपिसेंटर पर न होकर एपिसेंटर के समीपस्थ क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान यहाँ पर होता है। ठीक, समान समय में भूकंप का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सह भूकंप होमोसिस्मल, ब्रैकेट में होमोसिस्मल सह भूकंप रेखा कहलाती है।
हम देखें, जैसे मैं डायग्राम बनाई एपी सेंटर, राइट, तरंगे फिर फैल रही होंगी, तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर भूगर्भ से तरंगे आई और टकराई। तो एक साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सेम टाइम पे, मान लो 10:05 में, तो 10:05 में जितने क्षेत्रों ने भूकंप का अनुभव किया है उनको मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो क्या है, होमोसिस्मल, राइट। यहाँ होमोसिस्मल का मतलब है कि सेम टाइम पे, समान समय पे जहां भूकंपी तरंगे पहुंचती हैं उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा सहभूकंप, जो साथ साथ कंपनों का अनुभव कर रहे हैं, राइट। एक मतलब सेम टाइम में, बात समझने वाली, राइट। तो एक समान समय में भूकंपों का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा यहाँ पर सहभूकंप रेखा कहलाती है। वो हमेशा कुछ इसी टाइप की आएगी, क्योंकि भूकंपीय तरंगे इस तरह टाइप से क्या होती हैं, इस तरह से सर्कुलर में फैल रही होती हैं, तो कुछ क्षेत्र एक साथ एक ही समय में भूकंपों का क्या करेंगे, अनुभव करेंगे, राइट। अभी बात समझना, जो भूकंप के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो एनर्जी मुक्त होती है, भूकंप के दौरान जो एनर्जी मुक्त होती है वह भूकंप का परिमाण कहलाती है। परिमाण, यहां पर यह मात्रा बताती है, राइट, कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। जब हम एनर्जी को काउंट करते हैं तो वह यहां पर क्वांटिटी है कि इस अर्थक्वेक के दौरान कितनी एनर्जी क्या है, रिलीज हुई। लेकिन अगर मान लो किसी समय भूकंप के दौरान 100 जूल एनर्जी रिलीज हुई, लेट अज्यूम, तो अगर यही 100 जूल एनर्जी हम भारत के 3 स्थानों पर रिलीज करें, अर्थात 3 स्थानों पर ऐसे भूकंप आए जिसमें 100 जूल एनर्जी रिलीज हुई है, तो क्या इन तीनों स्थानों पर क्षति का स्तर समान होगा? क्या नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि भूकंप सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई, भूकंप इस पर भी डिपेंड करता है कि जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी प्राकृतिक और मानव निर्मित अवसंरचनाएं कैसी हैं। जापान वगैरह में कोई टेंशन नहीं होता, फुकुशिमा वाला जो आया था वो 9 के आसपास का है और उनके स्ट्रक्चर को बहुत सीमित नुकसान पहुंचा। वहां 4-5 को भूकंप माने नहीं जाते, अपने यहाँ 4-5 में हाँ काम होता है, लोग चिंतित हो रहे होते हैं, राइट, उसमें वो अपनी व्यवस्था कर रहे होते हैं। और यहाँ अगर उस लेवल का आ जाए तो हालात बड़े बदतर हो जाएंगे, क्योंकि हमने कहीं भी सिस्मिक स्टैंडर्ड्स का पालन किया नहीं। हम यहाँ तो कोशिश करते हैं कि कैसे हम सड़क का 10 मीटर और घेर लें, पड़ोसी का 2 इंच कैसे हमारे पास आ जाए। हम ये कभी नहीं कोशिश करते हैं कि हम वो उपाय करें कि जिससे आपदाओं में हम सुरक्षित रहें, है ना। भारत में आपदा संस्कृति का बहुत अभाव है, हम आपदाओं के प्रति ज्यादा सुभेद इसलिए नहीं होते कि आपदाएं आती हैं, इसलिए होते कि हमारा व्यवहार आपदाओं के प्रति बहुत बुरा है। हम वो व्यवहार जानते ही नहीं कैसे किया जाए। कहीं भी अगर गोली चल जाए तो लोगों का जमीन में लेटना चाहिए, वहां पे देखेगा कहाँ चल रहे, हाँ देख लेते हैं। कह दिया जाए बत्रा में बम है तो हर जगह के लोग उस क्षेत्र को खाली करके 2 किलोमीटर दूर, और हमारे यहाँ 2 किलोमीटर दूर के लोग चलेंगे, बम देखते कैसे फटता है। आज हम बम फटता हुआ अपने आप देखेंगे। एक बार मैं एक जगह पे गया हुआ था, वहां पर लोगों का जत्था जा रहा था, मैंने कहा क्या हुआ आप लोग जा रहे हैं? अरे बोले बाढ़ आई है, बाढ़ देखना यार। यहाँ मतलब कुछ भी हम कर देते हैं, तभी मुझे लगा कि हम बहुत साहसी हैं। इतना साहस पूरे विश्व में कहीं आपको नहीं मिल सकता, आपदाओं के प्रति हम जितना साहसी हैं, ना, इसीलिए हमारी क्षति की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम वो कल्चर फॉलो नहीं कर पाते। प्लेन पे जाओ, अगर प्लेन थोड़ा बहुत हिलने लगे तो लोग अपनी सीट से उठ के तुरंत जाते हैं पायलट से मिल सकते हैं कि नहीं, तो आप कैसे चला रहे हो, तुम पे चलाओ। अरे ऐसी घटनाएं मैंने देखी है अपने दौरान, मतलब आने जाने के दौरान, कई बार मुझे लगा कि कुछ भी समझा लो सब बेकार है, हम व्यवहार वैसे ही करेंगे जैसे करना है। आग वगैरह लग जाती है, लाल लाल देखो टंगा है, हमें से किसी को नहीं पता कैसे चलेगा, है ना। जब वो आ जाएगा तो हम उसको पकड़ के मारेंगे, उसमें सारी आग बुझा दें। मैंने तो कई बार कहा, मैं जहाँ इंस्टीट्यूट में गया हर जगह मैंने फायर एक्सटिंग्विशर देखे, और कईयों में तो कुछ था ही नहीं, केवल वो खुद बता रहा था मैं खतरे में हूँ। रेड कलर का मतलब ये मैं खतरे में हूँ, मुझे बचा लो अब तुम। मैंने कहा कि हमको ये चाहिए कि जब हम पहली क्लास लें तो सेमिनार के साथ साथ हम आपदा प्रबंधन भी बताएं उनको कि यहाँ इतने द्वार हैं, आग लगने पर कुछ होने पर हमें इस द्वार से एग्जिट मारना है, राइट। अगर ये आग बन जाए तो हमें किस तरह से अनुक्रिया करना है, कौन हम में से वो बागडोर संभालेगा। बोले सर इतना करेंगे तो बच्चे आएंगे नहीं, राइट। हमने कहा बस ठीक है, लेकिन अगर ईश्वर न करे, सोचो अगर अभी कुछ घटित होता है तो हम कैसे खुद को सुरक्षित करेंगे, हम कैसे यहाँ से इस पूरे एरिया को खाली करेंगे। मैं आपको सारा आपका प्रबंधन पढ़ा दूंगा, दूसरे पढ़ाएंगे, फिर मौका पढ़ा देता, सीख जाएंगे हम लोग, लेकिन निकल नहीं पाए, फंसे हुए हम बता रहे हैं क्या करना चाहिए। ये भारत, ये उस संस्था में है जहाँ सब इंटेलेक्चुअल हैं, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम इनिशियल चीज़ों का कहीं भी पालन नहीं करते हैं कि हमको सबको प्रैक्टिस नहीं चाहिए, उसे ओपन कैसे किया जाए, कैसे उसे स्प्रे करना है, 6 महीने में चेक करना पड़ता है। अगर इंस्पेक्टर चेक करने ना आए तो हम इसको भरवाएं भी ना। और रेलवे में कभी जाके देखो, जिसमें बाल्टी लगी रहती है, उसमें रेत होती है, तो जाके देखो उसमें किसी ने पान मसाला फूका हुआ है, गारंटी। मतलब वो जीवन बचाने वाली चीज़ हम उसमें भी मजाक करके घूम रहे होते हैं। मैं हर जगह जाकर पहले कहता हूँ कि समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पहली क्लास बच्चों को ये बताने में हो या दूसरी क्लास हो, जिससे कि एक तो प्रत्यक्ष जानकारी मिलेगी, दूसरा हम सचेत होंगे, आपदाओं के प्रति अनुक्रिया करनी हो उसमें हम कैसे सीखेंगे, और तीसरी चीज अगर वास्तव में फंस गए तो शायद हम अपनी और अपने मित्रों की सुरक्षा तय कर पाएं। लेकिन न तो आप में धैर्य होगा शायद, न तो उनमें इतनी हिम्मत होगी, किसी में होगी नहीं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि ईश्वर ऐसा न करे, क्योंकि इसलिए हमारे पास इतने भगवान हैं, हमने हर समस्या हल की है। एक भगवान को थमा रखिए, भाई तुम निपटाने, भाई आप निपटाना, मैं भी भगवान के ही सहारे रहता हूँ, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी रिलीज भले 3 जगह इक्वल हो, 3 जगह भले इक्वल हो, लेकिन डिपेंड करेगा कहाँ की चट्टानें कठोर हैं, कहाँ की चट्टानें मुलायम हैं, कहाँ पर दलदली क्षेत्र है, कहाँ पर अस्थिरता है, कहाँ की मानव निर्मित अवसंरचनाएं मानकों के अनुसार हैं या नहीं है, उस अनुसार क्षति का स्तर क्या होगा, अलग अलग होगा। और जब हम क्षति का स्तर देखते हैं तो वो क्या होती है, तीव्रता, इंटेंसिटी, और ये होता है ऊर्जा की मात्रा देखते हैं तो वो होता है मैग्नीट्यूड। 2 चीजें हैं अर्थक्वेक में, ध्यान रखना, राइट। अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उससे किस स्तर की क्षति हुई है, कितने दरवाजे टूट गए, कितने लोग मर गए, कितनी दीवारें गिर गई, कितनी खिड़कियां नष्ट हो गई, उनका जो लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है, या इंटेंसिटी। ठीक है, 2 चीजें होंगी हमेशा अर्थक्वेक में, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, कंपन, हम कंपन से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कंपन से हम एनर्जी निकाल लेंगे। लेकिन हम जैसे जो मैंने आपको पहले बताया, आप किसी भी बड़े पुल पे जाओ, वो कंपन करेगा, कंपन नहीं करेगा तो टूट जाएगा। वो कंपन किया नहीं कि टूटे। अपने यहाँ इमारतें ऐसी बनाते हैं हम लोग तो हिले ना, और विदेशों में इमारतें ऐसी बनाते हैं कि अर्थक्वेक आते हैं, इमारतें गिरती हैं और हिल करके अपने अंदर एनर्जी क्या करती हैं, डिसिपेट करती हैं। और हम ऐसा बनाते हैं कि हिलने ना पाए, इसमें दरारों का क्या होता है, निर्माण, तुरंत दरारों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो कंपन जरूरी होते हैं,
जिससे एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो। आप किसी भी बड़े पुल पर जो लंबा पुल हो उस पर अपनी गाड़ी रोक दीजिए किनारे पर, हम भारतीय ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ी देर में तुम्हें फील होगा कि वो जंप कर रही है क्योंकि इसी सारे वो बचा हुआ है, सच कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जब कंपन आते हैं तो हम उसके आयाम से पता कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, आयाम से पता चलता है, मैक्सिमम वाइब्रेशन, राइट। और कितना नुकसान वास्तविकता में हुआ है वह क्या बताता है, इंडस्ट्री, राइट। तो अब समान समय में समान समय में एक साथ कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सह भूकंप, समान क्षति वाले स्थानों को, अर्थात जहां पर भूकंप की समान तीव्रता महसूस की गई, समान क्षति का मतलब समान तीव्रता, तो एक जैसी तीव्रता महसूस करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा सम भूकंप रेखा कहलाती है। उसमें लिखिए इसी प्रकार भूकंप की समान तीव्रता अनुभव करने वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा सम भूकंप रेखा। ये पीटी में आ सकता है, मैचिंग वगैरह में ध्यान रखना। आइसोसिस्मल लाइन, अंग्रेजी जरूर लिखना, आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन कहलाती। अच्छा, हमने भूकंप के दौरान जो तरंगें निकलती हैं तीनों, उनको लिख लिया है। हमको ये पता है कि फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, एंटीपोडल पॉइंट क्या होता है। एंटीपोडल का मतलब है एपी सेंटर के ठीक 180 डिग्री पर स्थित बिंदु, तो उनको दिखाने की जरूरत नहीं, वो हमारे पास वहां पर है, उसे आप देख लीजिएगा। अब एक लिखिए भूकंपीय पैमाने, सिस्मिक स्केल्स, भूकंपीय पैमाने या सिस्मिक स्केल्स। मैं यहाँ पर आधार एनसीईआरटी को बना रहा हूँ, ग्रीन बुक में इससे अलग होगा, लेकिन हम एनसीईआरटी को यहाँ पर आधार बना रहे हैं, आप उसी हिसाब से लिखोगे, ठीक है ना। तो पैमाना मतलब क्या होता है, पैमाना मतलब है स्टैंडर्ड मानक, राइट, वे मानक जिनके आधार पर हम भूकंप की कुछ बातों का निर्धारण करते हैं, उन्हें भूकंपीय पैमाना कहा जाता है। याद रखना, सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ, जो सिस्मोग्राफ है वह केवल भूकंपीय तरंगों के प्रतिरूप को अंकित करता है, कि जो भूकंप के दौरान तरंगें आई हैं उनका स्वरूप कैसा है उन्हें अंकित करता है। उससे यह नहीं पता चलता कि भूकंप की तीव्रता या भूकंप का परिमाण कितना है, उसको तय करने के लिए एक दूसरे पैमाने की क्या है, जरूरत पड़ती है। तो जो सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर है वो पैमाना नहीं है, वह यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप के दौरान प्राप्त होने वाली तरंगों को अंकित किया जाता है, तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उन तरंगों के आयाम का अध्ययन करने के उपरांत उसके या भूकंप के दौरान प्राप्त ऊर्जा का आकलन किया जाता है, और उन आकलन के आधार पर हमने कुछ या उन आकलन के लिए हमने कुछ पैमानों का निर्धारण किया है, राइट। इसमें लिखिए पहले भूकंपीय पैमाने वे मानक हैं, स्टैंडर्ड्स। भूकंपीय पैमाने वे मानक हैं जिनके द्वारा भूकंप के दौरान निष्कासित ऊर्जा तथा क्षति के आधार पर भूकंप के स्वभाव का निर्धारण किया जाता है। भूकंप के स्वभाव का निर्धारण किया जाता है। ऐसे समझ लो, आप भी किसी व्यक्ति से जब मिलते हो तो आपके दूसरे व्यक्ति, आप चाहते दूसरा व्यक्ति हमसे ये व्यवहार करे, तो हम ये डिसाइड करेंगे ये हमारे लिए हितकारी है या अहितकारी है या न्यूट्रल है। कोई चीज़ या तो हितकारी है, कोई अहितकारी है, कुछ होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। ये कैसे निर्धारित होता है, हमारे पास क्या कुछ निश्चित स्केल है, तौर तरीके हैं, कि ये ऐसे मिला तो इसका मतलब ये है, ऐसे मिला तो इसका मतलब ये है, ऐसे मिला तो इसका मतलब ये है, राइट। हम उसी से तय करते हैं कि यह कितना विनाशक है या यह कितना समर्थक है। उसी तरह ये स्केल भूकंपीय पैमाने वो मानक हैं जिनके द्वारा हम भूकंप के दौरान या तो प्राप्त ऊर्जा की मात्रा या उनसे क्षति के स्तर के आधार पर तय करते हैं कि भूकंप कैसा है, अर्थात इस भूकंप को किस श्रेणी में रखा जाए। सामान्य भूकंप है, विनाशक भूकंप है, अतिविनाशक भूकंप है, अर्थात भूकंपों की श्रेणी को निर्धारित करने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है वे मानक क्या कहलाते हैं, भूकंपीय पैमाने। इतनी बात समझ रहे हो ना, राइट। तो यहाँ पर भूकंपीय पैमाने जो हैं वो जो हमने दोनों बातें दिखाई हैं उसके आधार पर दो तरीके के हो सकते हैं। लिखा मैं कुछ लिखने के लिए तैयार हो रहे हो तुम लोग, तलवार निकाल के शुरू हो जाना है। यहाँ पर एक है मात्रात्मक पैमाना और एक है गुणात्मक पैमाना। एक है यहाँ पर क्वांटिटेटिव है जो क्वांटिटी बताता है, और दूसरा क्वालिटेटिव है जो क्वालिटी बताता है, राइट। और मात्रात्मक के लिए जो हम पैमाना यूज करते हैं या यूज करते हैं रिचर या रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना। और गुणात्मक के लिए हम यहाँ पर जो यूज करते हैं वो है मर्केली पैमाना, राइट। हमको इन दोनों के बारे में लिखना है और पीटी में यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। ये मेंस का पार्ट नहीं होगा, ये पीटी का पार्ट होगा। पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। पहले भूकंपीय पैमाने निम्नलिखित दो प्रकार के होते तो और भी है, रॉसी-फेरल भी है, लेकिन हमारे यही दो महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखिए, रिचर ऑब्लिक रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना। रिचर ऑब्लिक रिक्टर पैमाना। ये मैं जाऊं पहले तेरा नाम लिखवा लूं तो आ जाएगी।
रिक्टर पैमाने में लिखे नंबर 1, नंबर 1 इसमें लिखे यह पैमाना सन 1935 में, यह पैमाना सन 1935 में रिक्टर महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया, रिक्टर महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। नंबर 2, यह मात्रात्मक पैमाना है, यह मात्रात्मक पैमाना है जिसमें भूकंपीय तरंगों की आयाम के आधार पर भूकंप के दौरान निष्कासित ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है, निष्कासित ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। अतः यह परिमाणात्मक पैमाना कहलाता है, परिमाणात्मक पैमाना कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह खुले सिरे वाला लघुगणकीय पैमाना है, लघुगणकीय पैमाना है। हम इसमें जो कैलकुलेट करते हैं उसमें हम लघुगणक का यूज करते हैं, लॉग टेबल का। पहले तो रिक्टर साहब को देख लीजिए, अरे ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने मानवता के लिए बड़ा काम किया। अब देखो यहाँ जब मैग्नीट्यूड एम्पेरिकल फार्मूला जो हम ये कैलकुलेट वगैरह करते हैं तो सब में आप देख रहे हो यहाँ पर लॉग आ रहा है, लॉग, इसलिए बोला गया है कि लघुगणकीय पैमाना है, राइट। इसमें जो कैलकुलेशन होते हैं वो लॉग टेबल बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे बता रहा हूँ, आप इससे पक्का रहे कि सर सही बता रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो लॉग याद नहीं कि लॉग का मतलब क्या है। कैलकुलेशन में लॉग का यूज होता है, लॉग बेस्ड पर आधारित है। खुले सिरे वाला, जैसे 1 मीटर का जो पैमाना होता है, जो 1 मीटर की रॉड होती है, तो आप देखोगे उसके सिरे बिल्कुल निश्चित होते हैं, यही लंबाई 1 मीटर है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि कहीं वो एक बड़ी सी रॉड लिया और कहे ये 1 मीटर, इसके बाद 1.5 मीटर के देते हैं, 2 मीटर नहीं, वो 1 मीटर वही है। लेकिन कई बार आप देखते हो कि कई दुकानदार अपने काउंटर पे ही 1 मीटर का निशान बनाए रहते हैं, फिर उधर 2 मीटर करके 5 मीटर का निशान बनाए, तो इकट्ठा 5 मीटर नाप देता है। और उसके बाद काउंटर भी आगे छूटा है तो आगे भी चांस है, अगर ज़्यादा कोई लेने आया तो 7, 8, 9, 10 मीटर भी बन जाएगा। तो ऐसा पैमाना जिसमें आगे बढ़ोतरी की संभावना हो उसे ओपन एंड बोलते हैं, खुले सिरे वाला पैमाना। अर्थात इसकी न्यूनतम सीमा निश्चित है लेकिन अभी उच्चतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा जो परिमाणात्मक अर्थक्वेक आया वह 1960 में चिली में 9.5 के आसपास का है, 9.5 का ही है, उससे बड़ा आया नहीं। तो जबरदस्ती हम अपने रिक्टर स्केल के 15 तक बना के लोगों को डराने का क्या फायदा, है ना। 15 तक आया तो कोई नापने वाला बचेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर उससे बेटर है, अभी केवल उन्होंने 10 का बनाया। कितना बनाया? 10 का। 0 उन्होंने 2 चीज दी है, 0 और मैक्सिमम 10 दिया है, लेकिन कहा है कि इससे ज्यादा भी अर्थक्वेक आएंगे तो हम 10, 11, 12, 13 क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका ऊपरी सिरा बंद नहीं हुआ है, तो यह क्या है, यह खुले सिरे वाला पैमाना है, लघुगणक का यूज, और यहाँ पर खुले सिरे वाला यह पैमाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पैमाने के अंतर्गत भूकंप की तीव्रता 0 से 10 अंकों तक, रुको, भूकंप का परिमाण, तीव्रता नहीं, परिमाण, भूकंप का परिमाण 0 से 10 अंकों तक प्रदर्शित किया जाता है, 0 से 10 अंकों तक प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि पैमाने में भूकंप के परिमाण में यदि इकाई की वृद्धि होती है, भूकंप के परिमाण में यदि इकाई मतलब यूनिट इकाई की वृद्धि होती है, तब भूकंपीय तरंग के आयाम में अपने ठीक पहले वाले भूकंप की तुलना में 10 गुने की वृद्धि तथा मुक्त ऊर्जा में 31.6 गुने की वृद्धि हो जाती है, 31.6 गुने की वृद्धि हो जाती है। अब बात समझो थोड़ी सी, यहां पर जो स्टेटमेंट है वो ये है, अगर मान लो यह रिक्टर स्केल है और इस पे पॉइंट लगे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इन्होंने तय कर रखा है
कि जब एक टन टीएनटी में जब विस्फोट होता है तो उसके विस्फोट से जो कंपन और जो ऊर्जा पैदा होती है उसके समतुल्य जो भूकंप होगा वो हमारे पैमाने पर कितने अंक का होगा? 1 अंक का। उनका ये पहली धारणा कि अगर हम 1 टन टीएनटी का विस्फोट करें तो उसमें जो कंपन होंगे और जो सतह पर जो कंपन होगा और जो ऊर्जा मुक्त होगी वह रिक्टर स्केल पर 1 अंक वाले भूकंप के समतुल्य होगा। ठीक, ये पहले डिसीजन अर्थात तय है कि 1 अंक के लिए कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होनी चाहिए, अराउंड 2 × 10⁷ जूल के आसपास उन्होंने रखा है। अब दूसरी चीज, अगर जब हमें 1 वाले का पता है तो उसके बाद कैसे निर्धारित करेंगे कि इस भूकंप में कितनी ऊर्जा आई है जिसको यहाँ पे रखा जाए। उन्होंने एक सीधा नियम दिया कि अगर मान लो यहाँ पर हमने रिक्टर स्केल पे बोल दिया जब 1 का भूकंप आया है, 2 अंक का भूकंप आया है, कि जब 1 अंक का भूकंप आता है तो उसमें जो तरंग है, तरंग का आयाम कितना होता है। मान लो तरंग का आयाम है x मिलीमीटर और ऊर्जा कितनी निकलती है। अगर ऊर्जा निष्कासित होती है y जूल, लेट अज्यूम 1 अंक वाला भूकंप जो है उसमें अगर तरंग का आयाम x मिलीमीटर है और ऊर्जा y जूल है। अगर हमने कहा कि 2 अंक का भूकंप रिक्टर स्केल पे आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 अंक के लिए आपको करना है नियम जो है कि अगर इकाई की वृद्धि होती है, यहाँ कितनी की वृद्धि हुई है? इकाई की। अगर इकाई की वृद्धि होती है तो तरंग के आयाम में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 10 गुना, अर्थात यहाँ तरंग कितनी हो जाएगी? 10x। और ऊर्जा कितनी रिलीज होगी? ऊर्जा रिलीज होगी यहाँ पर 31.6 y जूल। अगर 2 का आया है आपको पता है, 1 का आएगा तो कितना होगा? तो इतने बटे 10 और इतने बटे 31.6। सीधा सा फार्मूला है कि अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप के अंक में इकाई की वृद्धि होती है तो उसमें अपने से ठीक पहले वाले भूकंप की तुलना में जो तरंगें होंगी उनका आयाम 10 गुना बढ़ जाएगा और मुक्त ऊर्जा का मान 31.6 गुना हो जाएगा। अर्थात यह एक निश्चित पैमाना है, सैद्धांतिक पैमाना है जो एक निश्चित सिद्धांत के आधार पर भूकंप के दौरान उत्पन्न या भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा की गणना करता है। नहीं बात समझ में? पीछे तक बात समझ में आई कुछ थोड़ा बहुत? ठीक है ना? ये वाले इधर वाले में ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से सुन लो जिससे कंफर्म है, कोई टेंशन वाला मुद्दा नहीं है, भूकंप भी तो है ना। अब यहाँ हम 0 लेके चलते हैं, न्यूट्रल जोन। अगर 1 अंक है तो इसका मतलब है 1 टन टीएनटी में विस्फोट से मुक्त ऊर्जा और उससे उत्पन्न कंपन। पहला इनका अपना बेस है। हाँ, नहीं पता करना, ट्राई नाइट्रोटॉल्यून एक विस्फोटक होता है, जैसे डायनामाइट होता है, सॉरी मुझे पता होगा है ना। एक विस्फोटक होता है टीएनटी, ठीक है, जैसे दीपावली का बम है ना। एक विस्फोटक, जैसे कहीं कोई विस्फोट होता है तो कंपन होता है ना, एनर्जी निकलती है, एनर्जी निष्कासित होती है, ठीक है ना। तो टीएनटी का मतलब है कि एक विस्फोटक पदार्थ है, उसके विस्फोट, अगर हम 1 टन टीएनटी ले लें, वो विस्फोटक ले लें और उससे अगर विस्फोट हो तो उससे जो धरती कांपेगी और जो ऊर्जा निष्कासित होगी, अगर उतनी इस तरह का भूकंप आता है तो उसे क्या लिखेंगे रिक्टर स्केल पे? 1 अंक का। 0 पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो आया तो 1 अंक का। लेकिन अगर इससे आगे आता गया तो उसके लिए सीधा सा नियम है कि अगर इकाई की वृद्धि होती है, यूनिट, अगर यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट ने दे दिया कि मान लो 5 अंकों का भूकंप रिक्टर स्केल पे आया है, रिक्टर स्केल के अनुसार 5 अंक का भूकंप आया है, इसका मतलब है आप तुरंत चार्ट देखेंगे, चार्ट वहां पे लिखा होगा सर, चार्ट देख के देखेंगे आप कि भाई 5 पे कितना आया। अगर आप तुलना करें कि 4 पे कितना था, 4 पे एनर्जी कितनी थी और 4 पे यहाँ पर भूकंपी तरंगों का आयाम कितना था, तो आपको मिलेगा कि जो 5 पे आया है वहां पर भूकंपों का आयाम 4 वाले की तुलना में क्या है? 10 गुना, और उससे मुक्त ऊर्जा कितने गुना है? 31.6 गुना। एक्स वाई चल है, वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। तो अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप के अंक में 1 की वृद्धि होती है, इकाई की वृद्धि होती है, तो अपने ठीक पहले वाले भूकंप की तुलना में उसमें भूकंपी तरंगों का आयाम 10 गुना और उससे मुक्त ऊर्जा 31.6 गुना हो जाती है। आधा हो तो आधा कर लो, चौथाई कर लो, एंड सो ऑन, राइट। लेकिन सिद्धांत किस पे है? 1 पर, इकाई की वृद्धि के साथ। उम्मीद है समझाने में कामयाब रहा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, नहीं हुआ तो कल चिट्ठी आ जाएगी, ठीक है। तो आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ होता है, राइट। आगे 9.5 5.6 ये सब आता है, ठीक है ना, सारा करें। हाँ, ऊर्जा और कंपन को गायब हो गया, कंपन होगा, लेकिन कंपन का आयाम हमको बताएगा ना कितनी ऊर्जा निकली है। कंपन के आयाम से हमको पता चले, कंपन से नहीं पता चला कितनी ऊर्जा निकली है, हमको उस कंपन के आयाम को एक फार्मूले में रखना पड़ेगा कि जो आयाम निकला है, एम्पलीट्यूड निकला है, वो कितना कंपन, कितनी ऊर्जा इतना कंपन पैदा कर सकती है। तो कंपन ऊर्जा नहीं है, कंपन ऊर्जा का प्रदर्शन है। कंपन क्या है? अरे आप जैसा उछल कूद रहे हो कि आपकी खुशी का प्रदर्शन है, आप खुशी के हिसाब से उछल पा रहे हो, नहीं उछल पा रहे हो, आपकी कई सीमाओं पर डिपेंड करता है ना। तो जो कमजोर सतहें होंगी वो ज्यादा कंपन शो कर सकती हैं, उसी में मजबूत सतहें कम कंपन शो कर सकती हैं, तो फिर उसकी तुलना देखनी पड़ेगी। तो कंपन ऊर्जा का प्रदर्शन है, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, हाँ प्लीज, क्या आया था? टेबल, हाँ वो फिर से वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कुछ लिखाने वाला मैं भूल गया, है ना। चलिए लिखे में, इसलिए रिक्टर स्केल पर, रिक्टर पैमाने पर अंकित होने वाले 2 अंकों तक के भूकंप प्रायः जन सामान्य को अनुभव नहीं होते हैं। ये केवल सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होते हैं। किंतु 6 या इससे अधिक तीव्रता वाले, 6 या इससे अधिक अंकों वाले भूकंप
भूकंप विनाशक हो सकते हैं, विनाशक हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना एक सैद्धांतिक और वस्तुनिष्ठ पैमाना है। वस्तुनिष्ठ पैमाना है। ऑब्जेक्ट मतलब इसकी वैल्यू सबके लिए क्या होगी, सेम, राइट, क्योंकि यहाँ पर सिस्मोग्राफ जो हमको वेव्स को प्लॉट करके देगा उसी से हमें तय होगा कि इसमें कहाँ कहाँ किस किस आयाम की तरंगें आई हैं, और उसी को फिर हम नियम में रख करके उससे निकलने वाली ऊर्जा को हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि यह निश्चित सूत्र पर आधारित है, इसलिए सबके लिए कैलकुलेशन क्या होगा, सेम, तो रिजल्ट भी क्या होगा, सेम, राइट। यह सैद्धांतिक है और यह वस्तुनिष्ठ है, कोई भी करेगा वैल्यू इसकी यही आएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखो 10 तक आ जाता है और नॉर्मल है। ईच लेवल इज 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस लेवल। स्ट्रॉन्गर का मतलब यहाँ पर वेव यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा यहाँ कंपन महसूस किया जाएगा। हर ईच लेवल 10 टाइम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता है, 1 कहता है 2 से फिर स्टार्ट होता है। 5 वाला 4 की तुलना में 10 गुना होगा, राइट। 4 वाला 3 की तुलना में 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और ऊर्जा जो होगी वो कितने गुना होगी, 31.6 गुना, ठीक है ना। कई बार यूपीएससी प्री में पूछे लगभग 32 गुना, तो भी सही मानना। 0.5 से ज़्यादा क्या हो जाता है, होल चला जाता है ना, तो वो लिख सकता है लगभग 32 गुना, तो आप सही मानिएगा। तो 31.6 गुना या लगभग 32 गुना, राइट। अब इनके अकरेंस हैं, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, राइट। अभी हम लोग बैठे हैं, भूकंप आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि भूकंप से कभी भी पृथ्वी मुक्त होती है, भूकंप आते रहते हैं, लेकिन वो तीव्रता इतनी नहीं है कि हमें वो महसूस हो। जब होता है तब एनर्जी बड़ी मात्रा में रिलीज हो, तब इस तरह के कंपन हमें महसूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 अंक और बाकी सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल अंक के लिए 10 टाइम स्ट्रॉन्गर, और 1, 2, 3, 4 तक स्मॉल होते हैं, 5 से मॉडरेट शुरू हो जाता है, 5, 6, और इसके बाद 7 मेजर है, तो 6 के बाद खतरा क्या है, बढ़ जाता है। 6 और 6 के बाद खतरा बढ़ जाता है। मेजर, ग्रेट एंड सुपर, ये कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं, मतलब बड़े स्तर पर ये तबाही ला सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 के बाद ही, 6 या 6 के बाद ही ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन ये कोई निश्चित नियम नहीं है, ये वहाँ की अवसंरचना पर भी निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप जापान वगैरह में जाओगे तो कोई भी चीज़ ऊपर रखी हुई नहीं मिलती है, और बाकी जो बेड होते हैं अगर वो हल्के हैं तो क्लैंप से बांध दिए जाते हैं। उनको पता है कि भूकंप से तो नहीं मरेंगे, सब कुछ सेट है, कहीं सामान निकल जाए, कहीं बढ़िया चल पड़े, आप उसी में दब जाए, है ना। और अपने यहाँ सबसे पहले कांड बनाते हैं, अपना घर बाद में फाइनल होगा, जितना भी कबाड़ रखना है 2 छत्ती सबसे पहले बनती है। और वहाँ पे आप बोलोगे तो आपने बचपन में साइकिल चलाई तो उसका पैडल अभी भी पड़ा हुआ, अभी भी हमने फेंका नहीं है ना। वो अपनेपन की भावना हमारी हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है। हर दीपावली में निकलता है, कूड़े में फेंक देंगे, फिर वापस चला जाता है, दीपावली में फेंक देंगे, है ना। तो यहाँ याद रखा, जापान वगैरह में जाओगे, कभी देखोगे तो वहाँ पर हर चीज़ अच्छे से फास्ट होती है, और वो पूरी तरह इसके नियमों का पालन करते हैं। सर्वाधिक आपदाग्रस्त देश और सर्वाधिक सुखी लोग, बड़ा मुश्किल है। आप ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि सब आसान हो गई, उनके लिए एक आधा अर्थ नहीं आता तो परेशान रहते हैं, नहीं कुछ फील नहीं हुआ, है ना। और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से चीज़ों को अपने टैकल किया है, जैसे क्या वो देख के हैरानी होती है। यहाँ पर हो गया। फिर दूसरा पैमाना है यहाँ पर, एक पैमाना है यहाँ पर मर्केली स्केल। यहाँ पर वैसे दोनों अब मॉडिफाई हो चुके हैं, रिक्टर भी मॉडिफाई हो गया है, अब से हम मैग्नीट्यूड मोमेंट बोलते हैं, लेकिन वो आपके जो नहीं है। इतना देखो यहाँ पर, जब हम मर्केली स्केल देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, तो नंबर 1, जब यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक मापते हैं, मर्केली स्केल पे 1 से 12 तक मापते हैं, और पहला है डिटेक्टेड ओनली बाय सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। तो लगभग जो रिक्टर स्केल पे 1.5 या 2 तक जाता है, वह केवल किसके द्वारा होता है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा, राइट। वहाँ पर उसका वेव पैटर्न आता है। फिर दूसरा है फेल्ट बाय फ्यू पर्सन्स एट रेस्ट, स्पेशली ऑन अपर फ्लोर, डेलिकेटली सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स में स्विंग। जब मर्केली स्केल पर जब 2 से अधिक का होता है या 2 तक का पहुंचता है, तब जो लोग बिल्कुल शांति से बैठे भूकंप का वेट कर रहे हो, तो उन्हीं को पता चलता है। चलता फिरता आदमी इसमें प्रायः नहीं मालूम हो पाता है, या फिर कुछ हल्के फुल्के झूमर वगैरह हो, उनमें मूवमेंट, या कहीं पर पानी रखा हो ट्रांसपेरेंट जार में, तो उसमें हल्का मूवमेंट हमको शो हो जाता है। फिर फेल्ट नोटिसेबली, और करते करते देखो यहाँ पर जितना विवरण है, वह विवरण किसके आधार पर है, वह विवरण है कि कितना आघात महसूस हो रहा है। ये सारी बात किस पे है कि आघात कितना महसूस हो रहा है, इसे हम कहते हैं आघात की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इंपैक्ट, राइट, कि कितना कंपन किसको महसूस हो रहा है। यहाँ पर जब आप 6 के बाद निकलोगे, 6 पे हो जाता है फेल्ट बाय ऑल, मेनी फ्राइटेंड एंड रन आउटडोर, फॉलिंग प्लास्टर, चिमनीज, डैमेज स्माउथ। यहाँ से डैमेज इनका स्टार्ट होता है, और करते करते जब यहाँ पर पहुंचते हैं 12 पे, तो डैमेज टोटल, वेव सीना ग्राउंड ऊपर नीचे और सब कुछ यहाँ पर तबाही हो जाती है। अब जो मर्केली स्केल है, मर्केली स्केल मुक्त ऊर्जा पर नहीं, भूकंप के दौरान हुई क्षति के आधार पर दिया जाता है कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब अगर हम 5 लोग हैं, मान लो 5-6 लोग हैं, जो भी लोग हैं, मान लो कहीं भूकंप आ जाए और भेजे जाए, जा करके देख के आओ कितनी क्षति हुई। कुछ बड़े मेहनती होते हैं, एक दीवार की ईंट चेक करेंगे, गिरा तो नहीं, कुछ होते हैं बिल्कुल काम चल रहा है, देखो हाँ बहुत नुकसान हुआ भाई, देखा नहीं करा रहा है, वो घर के लोगों को। तो अब इसमें जो तीव्रता का निर्धारण होगा वह व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा कि किसी व्यक्ति ने जाकर उस जगह पर, ये इसलिए पहले रिक्टर स्केल का डेटा आ जाता है। आप देखोगे जो समाचारों में आता है तुरंत किस पे आता है, रिक्टर स्केल पे, क्योंकि तुरंत सिस्मोग्राफ पे आया, सुपर कंप्यूटर पे डेटा दिया और डेटा तुरंत बता दिया इतना ये है। लेकिन मर्केली स्केल पर जो हम तीव्रता बताते हैं, उस तीव्रता के लिए भूकंप वाले क्षेत्र पे जाना पड़ता है, तो वहां हुई क्षति का आकलन करना पड़ता है, फिर उस आकलन को इसके आधार पर सेट करना पड़ता है, इसलिए सबसे बाद में ये आता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपने सभी पक्षों को ढंग से नहीं देखा, कोई भी पक्ष छूट गया, तो हो सकता है आप तीव्रता का सही निर्धारण न कर पाएं। 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो उन्होंने शायद तीव्रता का अलग अलग निर्धारण किया हो, राइट। इसलिए इसमें व्यक्तिनिष्ठता बनी रहती है। सामान्य पैमाना है, इसमें व्यक्तिनिष्ठता बनी रहती है, थ्योरेटिकल नहीं है, ये अनुभवमूलक है, जाके वहां पर आपको देखना पड़ता है। इसे बोलते हैं अर्थक्वेक फोरेंसिक रिसर्च। जैसे हत्या हो जाती है किसी की, तो बहुत जल्दी पहुंचकर फोरेंसिक स्क्वाड को तुरंत सारे साक्ष्य इकट्ठा करने पड़ते हैं। तो जैसे कहीं अर्थक्वेक होता है, जो सिस्मोलॉजिस्ट है वो सबसे पहले वहां पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रकृति ने कई चिन्ह छोड़े होते हैं, छोटी छोटी दरारें, कुछ गैसें, सब उनको जाकर तुरंत ट्रेस करना होता है भूकंप का नेचर समझने के लिए। अगर 5-6 घंटे 7 घंटे भी आप लेट हो गए तो कई साक्ष्य वहां से नेचर अपने आप हटा देती है, राइट। इसलिए कहते हैं फोरेंसिक साइंस है, अर्थक्वेक की भी फोरेंसिक साइंस होती है यहाँ पर, राइट। देखो इसमें मर्केली पैमाना,
इसमें लिखे नंबर एक, यह सन 1902 में मर्केली महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक अनुभव मूलक पैमाना है। अनुभव मूलक पैमाना है जिसके अंतर्गत भूकंप से हुई क्षति के आकलन पर, या भूकंप से हुई क्षति के आकलन के आधार पर भूकंप की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। अतः यह भूकंप की आघात की तीव्रता का मापन करता है। तीव्रता मतलब कितना नष्ट हुआ है का मापन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह बंद सिरे वाला सामान्य पैमाना है। नेक्स्ट, इसमें भूकंप की तीव्रता को हुई क्षति के आधार पर ऐसे लिखा 1 to 12 आधार पर 1 से 12 अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, यह व्यक्तिनिष्ठ पैमाना है। जब भी मौका मिले थोड़ा सा देख लेना, न सिर्फ भूकंप वाली जगह, बाकी सभी भूकंप। आप कहीं और बैठे हो और आप सिस्मोलॉजिस्ट हैं और आपके यंत्र ने कुछ हरकत अंकित कर दी, उसे लगा कि कहीं भूकंप आया, आपको नहीं महसूस हुआ, यंत्र को महसूस हुआ, तो वहाँ भी फोरेंसिक साइंस लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोरेंसिक सिस्मोलॉजी, कुछ लिखा नहीं है, घर जाके पढ़ लेना, ऐसे ही मजे की बात है। फोरेंसिक सिस्मोलॉजी है ना, इसी द्वारा हमें पता चलता है कि आखिरकार यह भूकंप आया कैसे, नेचुरल भूकंप है या फिर किसी ने परमाणु बम विस्फोट किया है। दोनों के अंतर को पहचाना जाता है और वो है फोरेंसिक सिस्मोलॉजी। तो थोड़ा बहुत इसे जब खाली हो तो देख लेना, है ना। और इसके बारे में कभी भी अगर करंट अफेयर वगैरह आए तो इसे पढ़ लेना, क्योंकि विद टाइम हम फोरेंसिक सिस्मोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास भूकंपीय पैमाने। अब नेक्स्ट लिखिए, भूकंपों का वैश्विक वितरण।